जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निशा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द राइज एंड द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। 1526 से मुगल एम्पायर की शुरुआत होती है और 1707 औरंगजेब की डेथ तक जो है हम कह लीजिए मुगल एम्पायर का, मुगल शासन का एक जो गोल्डन एज कह सकते हैं। बट उसके बाद ये डिक्लाइन होना शुरू होता है लेटर मुगल्स के समय में। 1707 से लेकर 1857 तक ऑफिशियली जो है मुगल राजा रहे, बट उनके पास रियल पावर्स नहीं रही, या कह लीजिए बहुत ज़्यादा जो मुगल्स हैं वो कमज़ोर हो चुके थे। तो आज ये पूरी की पूरी कहानी हम समझेंगे और इसके आखिर में जब ये सेशन जो है कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारी सीरीज चल रही है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एंशंट और मेडिएवल को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते, उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड टू द स्पेसिफिक चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे, कुछ कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यूपीएससी, सीडीएस एंड सीएपीएफ के क्वेश्चंस हैं मेरे पास, प्रीवियस 15 ईयर्स के लगभग क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इस पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीच में मैं कुछ ट्रिक्स भी आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, राइज एंड द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। अब लास्ट के सेशन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे जो है लोधी डायनेस्टी का फॉल होता है। ठीक है, लोधी डायनेस्टी के बाद जो है हम देखते हैं मुगल एम्पायर, बाबर जो है भारत पे हमला करता है और वो जीतता है। पूरी की पूरी कहानी देख लेते हैं। सो बाबर डिफीट्स इब्राहिम लोधी एट पानीपत 1526, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, एस्टेब्लिशिंग द मुगल रूल। तो ये लगभग हम कहें तो 1526 से 1857 तक है, बट एक्चुअल में कह लीजिए जो सही मायने में कंट्रोल रहा है वो 1707 तक रहा है। उसके बाद कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। ऑलमोस्ट 3 सेंचुरीज द ग्रेट मुगल, 6 एम्परर्स, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। उसके बाद के जो मुगल शासक हैं उनको हम लेटर मुगल्स की कैटेगरी में रखते हैं। उनको हम अलग एक सेशन में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे उनके बारे में हम तब जो है ज़्यादा चर्चा करेंगे। ओके, सो ये मैंने आपको बताया कि जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया था उसके। अब शुरुआत करते हैं बाबर अर्ली स्ट्रगल एंड राइज ऑफ पावर टू इंडिया। ठीक है जी। सो सबसे पहले उसका जो स्ट्रगल है वो शुरू होता है आपका फरगना। ठीक है जी। सो प्रेजेंट डे फरगना उज्बेकिस्तान के रीजन में, वहाँ पे वो अपनी टेरिटरीज को बहुत बुरी तरह हारता है। ठीक है जी। फेस इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, अपनी टेरिटरीज को हारने के बाद वो काबुल को कैप्चर करता है। तो ये बड़ा ही विचित्र बात है कि अपनी टेरिटरीज को बुरी तरह हारा, भागता हुआ बड़ी मुश्किल से एक पर्टिकुलर टेरिटरी को जीता, फिर जो है वो इंडिया में आके एक बहुत बड़े कह लीजिए एक डायनेस्टी को शुरू करता है, एक बहुत बड़े एम्पायर का की स्थापना करता है। एम्बिशन फॉर इंडिया ग्रू ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब ये कन्फ्लिक्ट जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट था कहाँ पर, लोधी डायनेस्टी में, वो एक बहुत बड़ा कारण बना। तो यहां पर आप देखेंगे दौलत खान लोधी, ठीक है, इनवाइट करता है, जो कि पंजाब का गवर्नर है, राजपूत रूलर्स। अब ये थोड़ा कंटेस्टेड है, कई बार कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जी हाँ, राणा सांगा जो हैं उन्होंने, राजपूत रूलर राणा सांगा ने उनको इनवाइट किया हमला करने के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सो अर्ली कैंपेन्स 1519 टू 1524 लॉन्च्ड एन एक्सपीडिशन इनटू पंजाब, कैप्चर की सिटीज लाइक भेरा, सियालकोट, लाहौर। पहले पंजाब को कैप्चर किया, ठीक है, फिर जो है फाइनली लड़ाई होती है। डिसाइसिव बैटल, बाबर की बहुत छोटी फौज थी, इब्राहिम लोधी बहुत कह लीजिए ओवर कॉन्फिडेंस में था कि मेरी फौज बहुत ज़्यादा है, उसकी 12,000 की फौज है, मतलब 8 टाइम्स, मोर देन 8 टाइम्स। बट यहाँ पर जो खास जो कह लीजिए पॉलिसी थी वो थी ऑटोमन इंस्पायर्ड रूमी मेथड। ठीक है, रूमी मेथड में बेसिकली क्या है, फ्लैंक से हमला किया जाता है। बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट दिस इज यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो नई टेक्नोलॉजी का, आर्टिलरी का यूज़ किया गया। ठीक है, गन पाउडर का, ऐसा नहीं है कि गन पाउडर का पहली बार यूज़ किया गया, ये कह सकते हैं कि बाबर के द्वारा नॉर्थ इंडिया में ये पहली बार इस्तेमाल था बड़े लेवल पर। और एक डिसाइसिव बैटल रही, कम बैटल के साथ, अच्छे टैक्टिक्स के साथ जो है वो बड़ी फौज को हराता है। उसके बाद जो है हुमायूंस ट्यूमेल्टस रिजीम। तो यहाँ पर उसके बाद आता है हुमायूं। अब चैलेंजेस क्या थे हुमायूं के सामने? वीक फाइनेंशियल सिस्टम था अपॉन असेंशन, एक्सटर्नल थ्रेट थे फ्रॉम रिसर्जेंट अफगान पावर्स। अफगान पावर्स जो लोधी डायनेस्टी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है।
अब जो है अर्ली विक्ट्रीज मिली बट बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चली। डिफीटेड अफगान लीडर शेर खां एट दौरा और चुनार फोर्ट को कैप्चर किया। बट ठीक है, अब क्या होता है, फिर वो शेरशाह सूरी से हारता है। कहां पर? बैटल ऑफ चौसा, बिहार में। ठीक है, सॉरी, अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न बिहार का पर्टिकुलर रीजन है चौसा, वहां पर ये बैटल होती है क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार में ही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्स्ड इनटू एग्जाइल। अब फर्दर डिफीट होती है कन्नौज में। कन्नौज में तो लिटरली भागता है, ठीक है, हुमायूं, लेट टू शेरशाह सूरीज राइज। अब जब कन्नौज भी जीत लिया तो जो है अब शेरशाह सूरी जो है पावर में आता है और ये भागता हुआ पहुंचता है सिंध। ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। सो शेरशाह सूरी रोज फ्रॉम द लैंड होल्डर टू डिफीट मुगल एम्परर हुमायूं। तो इसका जो पिताजी हैं, ठीक है, शेरशाह सूरी के, ये जो है लैंड होल्डर हैं कहां पर? बिहार वाले रीजन में। सो ही बिकेम एम्परर इन 1520, फाउंडिंग द शॉर्ट लिव्ड सुर एम्पायर। लगभग 15 साल का ये कालखंड रहा सुर एम्पायर का, और उसमें भी शेरशाह सूरी सिर्फ 5 साल ही रहा। ठीक है, बट काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं उस 5 साल में भी हुई। ही एक्सपेंडेड हिज टेरिटरी थ्रू द मिलिट्री विक्ट्रीज इन बंगाल। बंगाल का रीजन जीता, बिहार से था, बिहार बंगाल जीता। ठीक है, मालवा का रीजन से आपका एक्सेस बनता है गुजरात तक। ठीक है, देन राजस्थान। अब एक्सीडेंटल डेथ होती है, लेड टू द मुगल रिटर्न अंडर हुमायूं। ठीक है, 1545 में अब जो सक्सेसर थे वो हुमायूं के कह लीजिए अटैक को नहीं झेल पाए। तो ये एक बड़ा डिसाइसिव, इसकी डेथ जो है वो डिसाइसिव रही। अगर नहीं होती तो आप कह सकते हैं कि शायद हुमायूं दोबारा से इंडिया पर अटैक ना कर पाता, कुछ हिस्ट्री का रुख और होता। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें अंडर शेरशाह सूरी। सो ही क्रिएटेड अ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट सिस्टम विद की मिनिस्ट्रीज मैनेजिंग फाइनेंसेस, मिलिट्री, फॉरेन अफेयर्स। तो कुल मिला के बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यूएशन ही थी, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया गया, सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, अंडर द शेरशाह सूरी। अब कुछ खास पॉइंट क्या रहे हैं? जीटी रोड। ठीक है, रोड्स का निर्माण जो है बहुत बड़े स्तर पर किया गया। पूरे के पूरे एम्पायर को प्रोविंसेस में सरकार, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा था। विद लॉ एंड ऑर्डर शिकदर, जुडिशियल मुंसिफ चीफ्स। ठीक है, फर्दर जो है अगर आप देखेंगे उसको डिवाइड किया गया परगनाज में। मैंने आपको बंगाल की एग्जांपल बताई थी, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, तो आज भी ये नाम आपको मिलते हैं। दो अब वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तब वो एक काइंड ऑफ ब्लॉक थे। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस आप कह सकते हैं। मैनेज बाय मिलिट्री, रेवेन्यू, ट्रेजरी, ये सारी चीजें हैं। 4 मेजर हाईवेज बनाए और ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया। तो बंगाल से लेके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तक पूरी की पूरी कनेक्टिविटी हुई। रीन सॉ द कॉम्पोजिशन ऑफ फेमस हिंदी वर्क पद्मावती। ठीक है, किसने लिखी है कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप लिखेंगे, ये मैंने पिछले सेशन में आपको बताया भी था। बिल्ट न्यू वर्ल्ड सिटी इन दिल्ली, पुराना किला एंड हिज ओन मजोलियम। ठीक है, तो ये एक खास बात है। तो एक नई सिटी बनाई, मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से तुगलकाबाद बना, जहां बना तो अलग अलग शहर बनते गए। दिल्ली के बाहर उन्होंने सोचा कि 5-10 किलोमीटर में हम एक और नया शहर बनाएंगे, खुला मॉडर्न तरीके से। तो इवेंचुअली दिल्ली इसीलिए इतना बड़ा मेगालोपोलिस बनी, कई सारे छोटे छोटे शहर कह लीजिए मिलकर एक बहुत बड़ा शहर बन गया। उसके बाद आप कह सकते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है और छोटे छोटे शहर, उसमें नोएडा, गुड़गांव बढ़ते गए। तो दिस इज हाउ द एनसीआर बिकेम सो बिग। ओके, इसके अलावा जो है एक मस्जिद बनवाई गई, बहुत खास है ये, इस पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। शेरशाह कंस्ट्रक्टेड द किला कुन्हा मॉस्क, पुराना किला के अंदर ही 1541 में। अब ये जो मॉस्क थी, ये मस्जिद जो थी, ये स्पेसिफिकली क्या थी? ये फ्राइडे, जुम्मे की नमाज के लिए। वेयर द सुल्तान एंड हिज कॉर्टियर्स, मतलब जो खास लोग हैं सुल्तान के, वो जो है वो प्रेयर्स करते थे। ठीक है, वो जुम्मे की नमाज पढ़ते थे। तो ये यहाँ पर एक खास है। सो किला कोन्हा मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट लोकेटेड इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ पुराना किला। ठीक है, ये शेरशाह सूरी डिफीटेड हुमायूं, ही ऑक्यूपाइड द पुराना किला, और इसको स्पेसिफिकली बनवाया गया प्राइवेट यूज के लिए। ठीक है, तो किला कोहना। ठीक है, कोहना मतलब अपना जो है उस पे राज स्थापित कर लिया। ठीक है, हमारा जो है कुल वहां पर आ गया है। ठीक है, हम जो कहेंगे वही बात होगी वहां पर, ऐसे इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ये है वो मस्जिद। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट आता है हुमायूंस एग्जाइल, रिटर्न एंड लेगेसी। सो ही फ्लेड इंडिया आफ्टर 1540 डिफीट। अब रास्ते में उसकी शादी होती है हामिदा बानो बेगम सिंध में,
और इसी से जो है बेटा पैदा होता है अकबर, जो कि आगे चलकर शासक बनेगा इन अमरकोट हिंदू किंगडम रूल्ड बाय द राणा प्रताप। तो यहां पर आप देख सकते हैं राणा प्रसाद, सॉरी, सिंध में जो है जो रूलर है वो शरण देता है, ठीक है, हुमायूं को। हुमायूं इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ यूनिक हेडगियर। अब यहां पर एक यूनिक हेडगियर बनाया गया इसके समय पर, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हेडगियर आप देख सकते हैं जिसका नाम था ताजे इज्जत, ठीक है, इज्जत, सब इज्जत की बात है, ठीक है, विच ही पर्सनली इन्वेंटेड। पेंटिंग लैंडस्केप बाय दोस्त मोहम्मद जो है, ये देखो, ये पेंटिंग्स वाले क्वेश्चन, आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हुमायूं को दिखाया गया है। ये एग्जैक्टली ये वाली पेंटिंग की बात हो रही है कि ये पूरा का पूरा हेडगियर पहने हुए दिखाया गया है। पेंटिंग इसने बनाई है दोस्त मोहम्मद ने, शोकेसिंग द हिज इंडिविजुअल स्टाइल एंड क्रिएटिविटी। नेक्स्ट आपका सीकिंग सपोर्ट एंड रिगेनिंग पावर। अब जो है वो किससे एड मांगता है? ईरानियन रूलर से। इसीलिए अगर आप देखेंगे फ्यूचर में ये जो कह लीजिए मुगल शासक हैं उनका कंपैरेटिवली रिलेशंस अच्छे रहे, ठीक है, जो ईरान के रूलर्स थे। सो ही डिफीटेड अफगान्स टू रिक्लेम मुगल थ्रोन। अब उसका जो है एक्सीडेंटल डेथ होती है, ठीक है, गिर जाता है सीढ़ियों से, और उसकी जो सिस्टर है, डॉक्यूमेंटेड हिज लाइफ, ठीक है, सिस्टर जो है वो उसकी अकबर के कहने पर, मतलब अकबर जो है अपनी बुआ को कहता है कि जो है पिताजी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंटेशन करो, ठीक है जी। तो हुमायूं नामा जो है यहां पर किताब लिखी जाती है। फाइनली इसको दिल्ली में जो है बरी किया जाता है। नेक्स्ट आता है अकबर। सो अकबर अर्ली रीन एंड बैराम खान रीजेंसी। 13 साल का था अकबर जब जो है वो सत्ता पर बैठता है, बैराम खान एज ए रीजेंट। अब यहां पर खास बात क्या है कि बैराम खान के समय पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, ठीक है, काबुल टू जौनपुर। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एक तरफ ईस्टर्न यूपी, तो जो गंगा प्लेन्स हैं वो कंट्रोल में आ गए, ग्वालियर, अजमेर। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मालवा का रीजन, खासकर बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड और अजमेर का जो रीजन भी आपने कंट्रोल कर लिया। मुगल विक्ट्री ओवर अफगान्स एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत सिक्योर्ड द थ्रोन, ठीक है। तो ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई, हेमू को हराया, उसके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। ओके, इसके अलावा अकबर जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन रहा, एक्सपेंडेड द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीन। अब यहां पर आप देखेंगे तो मालवा को जीता 1562 में, ठीक है जी, गोंडवाना 1564। ये हो गया आपका जो छत्तीसगढ़, सदरन छत्तीसगढ़ वाला रीजन है, मालवा रीजन जीत लिया। मालवा क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, गुजरात का रूट प्रोवाइड करता है। राजस्थान एंड मालवा इज लाइक गिविंग द प्रोवाइडिंग द रूट टू गुजरात, ठीक है। गुजरात फाइनली जीता 1573 में, जिसकी कमेमोरेशन में बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है चांद बीबीज वेलियंट डिफेंस मार्क्ड रेजिस्टेंस इन अहमदनगर। जो अहमदनगर था बहमनी सल्तनत में, अहमदनगर, गोलकंडा, बीजापुर, बिदर, बिराड़, 5 चीज़ कह लीजिए डायनेस्टीज आई, मतलब पहले बहमनी सल्तनत था, वो अलग अलग में टूटा, वो हम अलग एक सेशन में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पर चांद बीबी ने बहुत ज़्यादा रेजिस्ट किया अहमदनगर में, ठीक है, अगेंस्ट द मुगल एक्सपेंशन। इसके अलावा द बिलो टेबल समराइजेज द मुगल कॉन्क्वेस्ट अंडर अकबर्स रीन इन द सेंट्रल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट। अब इसको देख लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मुगल विक्ट्री हुई ओवर द राणा प्रताप सिंह, ठीक है जी, 1576 में, 1576। देन आपका आता है दाऊद खान ऑफ बंगाल डिफीटेड बिहार एंड बंगाल, ठीक है, यहां पर एनेक्स किया, ठीक है, बंगाल और बिहार एनेक्स कर लिया। दिल्ली में बैठा व्यक्ति जो है वो चाहता है गुजरात और बंगाल कंट्रोल में आ जाए। इसका सिंपल सा रीज़न ये है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। अगर बंगाल की बात करें, ट्रेड होता है, सिमिलरली गुजरात के थ्रू आप अरब का ट्रेड कंट्रोल करते हो, आप इजिप्ट का ट्रेड कंट्रोल करते हो, आप यूरोप का ट्रेड कंट्रोल करते हो, ठीक है। सो खानदेश को कॉन्कर किया गया आपका फाइनली 1591 में। अब ये दक्कन की तरफ भी जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसको मैं आगे हम एक ट्रिक्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। डिपिक्शन ऑफ ट्रेडिशनल अकाउंट ऑफ द बैटल ऑफ हल्दी घाटी बाय द पेंटर चोखा, ठीक है। तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी को शो किया गया है, काफी इंपॉर्टेंट जो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी मानी जाती है। ओके, सो 1605 मुगल एम्पायर एट द डेथ ऑफ अकबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट वाला पूरा का पूरा रीजन जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, नॉर्थ इंडिया कंप्लीटली, जिसमें गुजरात भी शामिल है,
ठीक है, ये बिहार बंगाल आ चुका है। ये जो है अभी रीजन जो है कह लीजिए सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ये कंट्रोल में नहीं है, इसको फर्दर जाकर कह लीजिए आगे के शासक कंट्रोल में लेकर आते हैं। अगर हम अकबर की राजपूत पॉलिसी की बात करें तो अकबर राजपूत पॉलिसी फोकस्ड ऑन कॉपरेशन, मैरिंग द राजपूत प्रिंसेस, ठीक है, टू सॉलिडिफाई रिलेशंस। मैंने आपको पहले बताया 3 तरीके से एक्सपैंड किया जाता था। जो कमज़ोर रूलर्स हैं उनको जीत कर, जो इक्वल पावर में हैं उनके साथ दोस्ती, किसी न किसी तरीके से रिलेशन। तीसरा है मैट्रिमोनियल रिलेशंस, ठीक है, शादी करके। राजपूत लीडर्स लाइक राजा भगवान दास, राजा मान सिंह जो है बहुत हाई पोजीशंस मिलती हैं उनको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारी राजपूत स्टेट्स जो हैं वो अकबर की सुज़रेनिटी को एक्सेप्ट करती हैं और उस धीरे धीरे मुगल एम्पायर बढ़ता है, ठीक है। रिलीजियस पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस आपको देखने को मिलती है बाय अबॉलिशिंग जजिया टैक्स और जो है अलाउइंग द फ्री वर्शिप। इसके अलावा इबादत खाना इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। इस इबादत खाना, ये इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इबादत खाना में क्या किया भाई, डिस्कशन होगा, जितने भी रिलीजियस स्कॉलर्स होंगे वो आकर बातचीत करेंगे अलग अलग धर्मों के, तो जो भी बेस्ट बातें हैं उनको साथ में लेकर आना, ठीक है। डायलॉग अमंग द स्कॉलर्स, दीन इलाही यूनिफाइंग फिलॉसफी, ये कोशिश की गई कि बेस्ट वर्जन्स जो हैं सारे के सारे धर्मों के एक साथ लाए जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हुए बट एक कोशिश की गई दीन इलाही के थ्रू। सुलह, कुल सुलह, किसी बात में इन दोनों पार्टीज के बीच में सुलह करा दी जाए, ठीक है। बहुत कॉमन वर्ड है सुलह, सुलह मतलब जो है कॉम्प्रोमाइज। सो पीस विद ऑल, ठीक है जी। एम्ड फॉर रिलीजियस हार्मनी, तो मकसद क्या है कि सारे लोग आकर बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, ठीक है, अलग अलग धर्मों की फिलॉसफी को समझें और बेस्ट वर्जन जो है निकाला जाए दीन इलाही में, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आता है शिफ्टिंग अप्रोच एंड क्रिटिक्स की बात करें तो अकबर ने मे हैव टोन डाउन इंटरफेथ डिबेट्स एट इबादत खाना ड्यू टू पोटेंशियल टेंशंस। अब बहुत सारे जो ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है, सारे धर्मों में खासकर इस्लाम में वो इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हैं कि इबादत खाना में इस तरीके से डिस्कशंस हो रही हैं सारे धर्मों को लेकर, ठीक है। हिज रिलीजियस पॉलिसीज फेस क्रिटिसिज्म बट ही हैड एडवाइजर्स, बट उसके जो एडवाइजर्स थे शेख मुबारक, अबुल फैजी, ये काफ़ी जो है लिबरल, कंपैरेटिवली लिबरल माने जाते थे, तो कहीं ना कहीं अकबर को सपोर्ट भी थी, ठीक है, कि वो इस तरीके की पॉलिसीज को अडॉप्ट कर पाया। इसके अलावा क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स आर इंक्लूडेड फॉर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, बाकी पर्सपेक्टिव्स भी आए 1561 में। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ठीक है, कुछ अलग एस्पेक्ट्स को भी देख लेते हैं जिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। 1561 में अकबर आर्मी लेड बाय आदम खान एंड पीर मोहम्मद, उन्होंने अटैक किया किस पे, मालवा पे, ठीक है, डिफीटेड बाज बहादुर इन द बैटल ऑफ सारंगपुर ऑन 29 मार्च 1561। तो ये अभी स्टार्टिंग ही है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, ठीक है। वन ऑफ द रीजंस फॉर आदम खान्स अटैक सीम्स टू बी हिज लस्ट फॉर रानी रूपमती। ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। रानी रूपमती पॉइजनड हरसेल्फ अपॉन हियरिंग द फॉल ऑफ मांडू, मतलब बेसिकली फोर्ट के मतलब कब्जा होने के बाद उनको लगा कि उन्होंने अपने आप को पॉइजन किया। बाज बहादुर फ्लेड टू द खानदेश रीजन, ठीक है। तो ये एक अगेन जो मैंने आपको बताया था कि कई लोगों का कहना है कि जौहर की जो कह लीजिए प्रैक्टिस है उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, बट आपको उस समय की सोसाइटी को भी समझना होगा, ठीक है। द मुगल एम्परर्स मेंटेन्ड स्मॉल स्टैंडिंग आर्मीज, ठीक है, स्मॉल स्टैंडिंग आर्मीज हैं, बट जैसे आज के समय पर प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन के लिए एसपीजी है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, जो कि डेडिकेटेडली प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स फैमिली को प्रोटेक्ट करती है। इवन पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिलीज को भी देखती थी, बट अब वो जिम्मा जो है एनएसजी को दे दिया गया है। सो नाउ इज द करंट प्राइम मिनिस्टर। अब आपको यहाँ पर खास क्या ध्यान देना है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है जिनको कहा गया अहादीज, ठीक है, अहादीज। सो एम्परर्स ओन हाउस होल्ड ट्रूप्स, सो दे आर डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द मुगल एम्परर हिमसेल्फ, मेनली फ्रॉम द एम्परर्स ओन ब्लड रिलेटिव्स एंड ट्राइब्समैन, ठीक है, जिसपे मतलब वो भरोसा कर सकता है कि जो मतलब इमीडिएटली उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। दे हैड देयर ओन पेरोल, जैसे आज के समय पर भी आप देखेंगे कि एसपीजी में जो पोस्टेड हैं
उनको सेम रैंक में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर पे मिलती है, मतलब जो पर्क्स हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी है, ठीक है। सो बेटर पेड देन द नॉर्मल हॉर्समैन, ठीक है। तो ये जो है बेटर पेड थे, बाकी जो कह लीजिए कैवेलरी मैन थे, फौज थी, उनसे ज़्यादा बेटर पे मिलती थी, क्योंकि ये सीधा सीधा मुगल एम्परर की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं। तो ये कौन कहलाते हैं? अहादीस। ओके, जहांगीर के बारे में बात कर लेते हैं। तो जहांगीर की रीन में सक्सेशन, डेक्कन रिलेशंस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, ये 3 चीज़ों को हम मेनली पढ़ने वाले हैं। बहुत लंबा समय नहीं रहा, लगभग 22 साल रहे। जहांगीर सन ऑफ अकबर बाय राजपूत वाइफ बिकेम एम्परर आफ्टर अकबर्स डेथ। अब ये खास पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, कि जो राजा बन रहा है, मुगल एम्परर बन रहा है, उसकी मदर साइड से राजपूत प्रिंसेस, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी भी है। आप उसको समझो कि ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि हाँ जी इंडिया के ही हैं, यहीं सेटल हो गए हैं, तो वो वाला मैसेज भी देने की कोशिश है। His reign began with a rebellion by his eldest son Prince Khusro, who was defeated. अब जो है इसके समय में, ठीक है, जहांगीर के समय में ये जो प्रिंस खुसरो है, इसने जो मतलब कह लो कि अपने ही फादर के अगेंस्ट रिबेल किया, इसमें सपोर्ट किया, या कह लीजिए कहीं ना कहीं टैसिट सपोर्ट था गुरु अर्जन देव जी का, जो 5th गुरु हैं सिखों में। अब इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ये कहा जाता है कि जहांगीर के कहने पर गुरु अर्जन देव जी को जो है उनका असैसिनेशन करवाया गया, मतलब या उनको मरवाया गया, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर एक कंटेस्टेड हिस्ट्री है, बट दिस इज ट्रू कि यहाँ पर ये वाला पार्ट प्रिंस खुसरो जो है को डिफीट किया, ठीक है, मतलब खत्म कर दिया उसको बहुत बुरी तरह, ठीक है। लिटरली मतलब ये कहा जाता है कि आंखें वांखें निकाल दी, ठीक है, उस तरीके से मारा गया। नो टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द डेक्कन, अहमदनगर रिमेन्ड इंडिपेंडेंट, ठीक है। दक्कन की तरफ अभी तक कंट्रोल में नहीं आया है, ठीक है। अहमदनगर अभी भी क्या है? इंडिपेंडेंट है। ओके, देन आप यूरोपियन इंटरेक्शन की बात कर लेते हैं, अराइवल ऑफ इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव्स। अब ब्रिटिशर्स आने शुरू हो चुके हैं, 17वीं सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स आने शुरू हो चुके हैं। विलियम हॉकिंस अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है, मुगलों को मनाने के लिए कि हम यहाँ पर फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, बट जो सर थॉमस रो थे, जिनको भेजा था एज एम्बेसडर बाय किंग जेम्स वन, ही गॉट द परमिशन, ठीक है, ही गॉट द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री एट सूरत, ठीक है। तो अब ये कहा जाता है कि विलियम हॉकिंस को परमिशन नहीं मिली क्योंकि पोर्चुगीज़ कह रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पोर्चुगीज़ नहीं चाहते थे डेफिनेटली कि ब्रिटिशर्स भी इंडिया में आए और अपना फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करें, क्योंकि यूरोपियन पावर्स आपस में भी लड़ रही थी। वो हम जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस लेक्चर पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, तब हम समझेंगे कि कैसे आपस में जो है लड़ाई चल रही है। बट यहाँ पर आपको मोटा मोटा कहानी ये समझनी है कि ब्रिटिशर्स का, देखो अब भी किसी का भी कोई ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि इवेंचुअली हम इंडिया को कंट्रोल कर लेंगे, हम पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेंगे। सीधा सीधा ये मतलब है कि इंडिया के साथ ट्रेड किया जाए। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो प्रेजेंट डे तुर्की वाला जो रीजन है, ठीक है, वो वहाँ पर ऑटोमन एम्पायर आ चुका है, और वहाँ पर जो ट्रेड हो रहा था रोम के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा जो है कह लीजिए वहाँ पर बीच में बहुत महंगा पड़ रहा है। मतलब जहाँ जहाँ से क्रॉस कर रहा है वहाँ वहाँ आपको पैसा देना है, तो वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हम डायरेक्ट ट्रेड कर लें। तो वो डायरेक्ट जो है कह लो कि अफ्रीका को क्रॉस करके रूट मिल जाता है, ठीक है। पोर्चुगीज़ पहुँचते हैं, धीरे धीरे बाकी यूरोपियंस आते हैं, तब वो डायरेक्ट ट्रेड करना चाहते हैं, डायरेक्ट अपनी फैक्ट्रीज को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उसके लिए किसकी सपोर्ट चाहिए आपको? उसके लिए जो प्रेजेंट कह लीजिए सरकार है उसकी सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर थॉमस रो गॉट द परमिशन फ्रॉम द जहांगीर। ओके, अब यहाँ पर नूरजहां का इन्फ्लुएंस काफ़ी माना जाता है। जहांगीर की शादी होती है मेहरुनिसा, ठीक है, जिसको नूरजहां कहा गया, और इसकी वजह से जो महल के अंदर का जो कल्चर था वो तो उसमें तो बहुत बदलाव हुआ ही, पर्शियन आर्ट, बट उसकी जो पॉलिटिकल पावर है उस पर भी कहा जाता है कि पर्दे के पीछे उसकी बहुत बड़ा हाथ है। मतलब पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज बहुत बड़े लेवल पर नूरजहां के पास पॉलिटिकल पावर थी। पर्दे के पीछे सारी की कहानी वो भी जो है मतलब उसमें उसका इन्वॉल्वमेंट था। सो प्रिंस खुर्रम शाहजहां रिबेल करता है अपने बाप के अगेंस्ट जहांगीर ड्यू टू सक्सेशन इश्यूज।
जब जहांगीर की डेथ होती है उसको लाहौर में दफनाया जाता है और पावर डायनेमिक शिफ्ट होती हैं, पावर आती है शाहजहां के पास और नूर जहां का जो इन्फ्लुएंस है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, ही वॉज बरीड इन लाहौर। सर थॉमस रो इन जहांगीर कोर्ट, टॉम्ब ऑफ जहांगीर आपका लाहौर में। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट आता है शाहजहां का रीन। बहुत ब्रीफली पढ़ रहे हैं हम, बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो गो फॉर पेड सेशंस। ठीक है, टीम निष्ठा ऐप पे जाइए, वहाँ पर पेड सेशन में आपको बहुत डिटेल में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, इस चीज़ को हमने बहुत मतलब एक्सटेंसिवली कवर किया है। ओके, एक्सपेंशन एनेक्स्ड अहमदनगर इन द साउथ। अब ये फाइनली शाहजहां जाकर अहमदनगर को कंट्रोल करने में कामयाब होता है। सिक्योर ट्रीटीज विद बीजापुर एंड गोलकोंडा। ठीक है, बीजापुर और गोलकोंडा के साथ ट्रीटी साइन करता है कि हाँ जी जो है आप हमारे जो है सुजरैनिटी को मानेंगे या हमारे साथ एक जो है मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे। क्लैश्ड विद शिवाजी फादर शाहजी भोंसले और ताजमहल बनवाता है, बहुत खास अपनी वाइफ के लिए, मुमताज़ महल के लिए, कमीशनड इन 1631। और इसका जो रीन है कोइंसाइड करता है लुइस 14th ऑफ फ्रांस। ठीक है, तो उस तरफ जो है कहानी फ्रांस में देखो, फ्रांस में 13th और 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स रेनेसांस चल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे। ठीक है, मतलब वहाँ पे अलग कहानी चल रही है। अगर आप देखेंगे 12th 13th सेंचुरी तक लगभग कहानी सेम है, बट ये जो 13th और 14th सेंचुरी में रेनेसां आता है, बहुत ज़्यादा फोकस होता है, कंपनीज बनने लगती हैं, बिजनेस पे फोकस होने लगता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कैपिटलिज्म पे फोकस होने लगता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस होने लगता है, तो वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब उस तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पर डिक्लाइन एंड इवेंचुअली पॉलिटिकल क्राइसिस, फिर वो पूरी की पूरी कहानी चेंज हो गई, फिर वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये एक आप कह सकते हैं बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में भी। ठीक है, ओके। यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक बर्नियर, ट्रेवनर, मुंडी, मानुची, ये सारे के सारे ट्रेवलर जो हैं इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आते हैं और काफ़ी डिटेल में लिखते हैं। ठीक है, लाइक मुगल एम्परर्स के बारे में, क्या है सोसाइटी कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, इसको लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी 3 बुक्स हैं, सेकेंड बुक का पहला चैप्टर हाँ ट्रेवलर्स के बारे में उसमें दिया गया है और उस पर सीधा क्वेश्चन पूछता भी है। इसको लेकर भी मैंने अलग से एक सेशन लिए हैं। ठीक है, जिसमें मैंने सारे के सारे एनसीईआरटी के जो है चैप्टर्स को चैप्टर वाइज डिस्कस किया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है सक्सेशन स्ट्रगल, लॉस्ट टू सन औरंगजेब। ठीक है, आफ्टर इम्प्रिजनमेंट। अब इसको भी इसका बेटा जो है वो जेल में डालता है, रॉयल प्रिजन में डाल देता है और औरंगजेब जो है गद्दी पे बैठता है। खैर औरंगजेब के लिए भी आसान नहीं रहा, 4 भाई थे, आपस में लड़ाई होती है, फाइनली औरंगजेब जीतता है और गद्दी पे बैठता है। डाइड इन 1666 एंड बरिड बिसाइड द मुमताज महल इन ताजमहल। ठीक है जी, औरंगजेब की बात कर ले। अर्ली सक्सेसेस इन सप्रेसिंग रेबिलियंस अर्न औरंगजेब द टाइटल ऑफ आलमगीर। आलमगीर मतलब द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। लेटर इन मार्क्ड बाय रिलीजियस टेंशन, जजिया टैक्स को इम्पोज करता है ऑन नॉन मुस्लिम्स। कंजर्वेटिव नक्शबंदी ऑर्डर के साथ जो है अलाइनमेंट होती है, ये हम पढ़ेंगे सूफीज़म में। ठीक है, भक्ति एंड सूफी मूवमेंट में। तो 4 मेन जो है कह लीजिए सूफी सेक्ट्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सोहरावर्दी क्या है, चिश्ती क्या है, नक्शबंदी क्या है, तो ये हम वहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, रेबिलियंस बाय, अब क्योंकि रिलीजियस पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा कह लीजिए एक्सट्रीम हैं, तो जाट, सतनामीज, सिख जो है रेबिल करते हैं इनके समय पर। और इसके समय पर ऐसा होता है, अगर आप देखेंगे तो पंजाब में अगर आप सिखों में 10वें गुरु, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जी, क्योंकि उनके पिता जो 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनको बुलाया जाता है दिल्ली में गुरुद्वारा भी है, शीशगंज गुरुद्वारा पुरानी दिल्ली में। तो वहाँ पर जो है उनका सरकलम किया जाता है। ठीक है, उनकी याद में आज के समय पर वहाँ पर शीशगंज गुरुद्वारा है। तो ये पावर डायनेमिक्स भी चल रही है। ठीक है, वहाँ पर भी आपस में जो है काइंड ऑफ लड़ाई चल रही है। एग्जीक्यूशन ऑफ गुरु तेग बहादुर लिंक टू प्रिंस अकबर्स रेबिलियन। ठीक है, ये भी कहा जाता है कि प्रिंस अकबर को टैसिट सपोर्ट दिया। प्रिंस अकबर कौन है? औरंगजेब का बेटा, जो औरंगजेब के खिलाफ लड़ा है। देखो यहाँ पर कहानी क्या है, प्रोमिजेनेचर का रूल नहीं है। प्रोमिजेनेचर का रूल क्या होता है कि जिसमें सबसे बड़ा बेटा जो है गद्दी पर बैठेगा, जो कि आपको अर्ली एंशिएंट टाइम्स में इंडिया में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो आपस में भाइयों में लड़ाई हो रही है। ठीक है, और सीधा जो कह लीजिए जब
लाइक जो प्रिंस है, ठीक है, राजकुमार है, जब उसको लगता है कि हाँ मैं अब सफिशिएंटली बड़ा हो गया हूँ, पावरफुल हो गया हूँ, तो मैं गद्दी पर हटाकर अपने बाप को खुद गद्दी पर बैठूं। तो ये जो है कहानी यहाँ पर चल रही है। तो अब औरंगजेब को लग रहा है कि गुरु तेग बहादुर जो हैं वो टैसिट सपोर्ट कर रहे हैं। द सेम वे गुरु अर्जन देव जी के साथ, जो 5वें गुरु हैं, उनके साथ हुआ। ओके, डेक्कन वार्स की अब जो सबसे खतरनाक पार्ट रहा, या कह लीजिए जो सबसे एक डिसीजन औरंगजेब का कि दक्कन को जीतना है, ठीक है, मराठास को कंट्रोल में करना है, उसकी वजह से एक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। Fought against the rising Marathas, rebellious Deccan kingdoms and his own son who fled there. अब कॉन्कर्ड बीजापुर, बीजापुर को कॉन्कर कर लिया, अहमदनगर तो पहले कर लिया था, गोलकोंडा को कॉन्कर किया, बट द वॉर्स ड्रेन्ड द ट्रेजरी, खजाना खाली हो गया, इतना खर्चा हो गया इसको कंट्रोल करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो टैक्टिक्स नहीं अपनाए गए, जिसमें कि हाँ ठीक है आप कंट्रोल करो, हमारी सजरेनिटी को मानो, तो इस तरीके से जो है उसको मैनेज किया जा सकता था। एक्सपोज द मुगल्स टू मराठा बिकमिंग द डेक्कन अल्सर कहा जाता है इसको। अब जो शिवाजी महाराज, उनके जो गुरिल्ला टैक्टिक्स थे, लीडरशिप पोज्ड अ कांस्टेंट थ्रेट, और सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि उनकी डेथ के बाद भी 1680 में उनकी डेथ होती है, उसके बाद उनके बेटे जो है उसको कंटिन्यूड रखते हैं। तो ये एक मराठास की एक लेगेसी चलती है। इसको हम अगेन अलग एक सेशन में डिस्कस करेंगे, बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये मुगल एम्पायर के लिए जो है मतलब एक सबसे खराब डिसीजन रहा औरंगजेब का, जिसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, अब ये लेटर मुगल्स कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है जी, उसी समय पर फिर नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, ये कहानी चलती है। ब्रिटिशर्स को लगता है कि अब ये बहुत आइडियल सिचुएशन है जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो बंगाल में पावर में आते हैं। पूरा का पूरा कोर्स ऑफ हिस्ट्री ही चेंज हो गया फिर, ठीक है। चलिए, औरंगजेब्स डेथ इन 1707 मार्क द मुगल डिक्लाइन, और उसके बाद जो है इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स, एक्सटर्नल थ्रेट्स, फाइनेंशियल स्ट्रेन वीकन द एम्पायर। एक पर्टिकुलर टाइम तो फिर लेटर मुगल्स में जाकर हम ये भी देखते हैं कि सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित रह गए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इन मुगल एम्पायर, सो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो प्रायर था दिल्ली सल्तनत का, शेरशाह सूरी का, उसी को कंटिन्यू किया गया। अडॉप्टेड डिवीजन ऑफ टेरिटरी इनटू परगना, सरकार, प्रोविंसेस। उसके बाद जो है सूबा, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आज भी ये टर्म यूज़ किया जाता है। आप पंजाब में पॉलिटिशियंस का सुनोगे तो पंजाबी सूबा यूज़ किया जाता है, तो सूबा इज़ बेसिकली प्रोविंस, ठीक है, फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। जागीर सिस्टम, लैंड ग्रांट्स फॉर ऑफिशियल्स, ठीक है, लॉयल्टी रहेगी, बट डिसेंट्रलाइजेशन आएगा। दिस इज अ फ्यूडल लाइक सिस्टम, ठीक है, आप जो है ज़मीन दे रहे हो इन ल्यू ऑफ कैश। मनसबदारी सिस्टम, रैंकिंग नॉबल्स फॉर मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स, अगेन ठीक है, पहले इक्तदारी था, अब मनसबदारी, नाम चेंज हो गया, मेन कंसेप्ट वही है, ठीक है, मेन कंसेप्ट वही है। इसमें दो चीज़ें थी, जाट और सवार, ठीक है। जाट बेसिकली उससे क्या है, रैंक का पता लगता है आपको, तो रैंक से दो चीज़ें होती हैं, एक तो रैंक है, ठीक है, सीधा सीधा कि कौन से रैंक पर है एक पर्टिकुलर ऑफिशियल, ठीक है, जैसे आज के समय पर भी है। दूसरा सैलरी पता लगती है, ठीक है, कि हाँ जिसकी सैलरी कितनी होगी। मान लीजिए कोई कहता है कि ये जो है कैप्टन है या मेजर है, कर्नल है, मेजर जनरल है, तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी सैलरी भी है। अब दूसरी चीज़ है सवार, ठीक है, सवार क्या है, नंबर ऑफ कैवलरी मैन एन ऑफिशियल हैज़ टू मेंटेन। तो जो कितने घुड़सवार जो है मेंटेन करने हैं, कितने घोड़े मेंटेन करने हैं, तो ये दो तरीके से किसी भी पर्टिकुलर ऑफिशियल का एक स्टेटस यहाँ पर पता लगता था, ठीक है जी। और ये हेरिडिटरी नहीं था, एम्परर का पूरा कंट्रोल था इस पे, ठीक है, अपॉइंटमेंट पे, प्रमोशंस पे। अच्छा, इसमें क्या था कि मनसब जो है 10 सबसे कम है, 5000 सबसे ज़्यादा है। जनरली जो 5000 है वो दी जाती थी रॉयल ब्लड को ही, 1000 से ऊपर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स माने जाते थे, ठीक है, जिनके पास 1000 से ऊपर का कह लीजिए जाट है, ठीक है जी। ओके, रैंक मतलब 1000 के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें लैंड रेवेन्यू सिस्टम, सेपरेट पॉइंट, ठीक है, बिल्ड अपॉन द सिस्टम ऑफ अर्लियर रूलर्स अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है राजा टोडरमल का, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अकबर इंप्लीमेंटेड अ मेजर ओवरहॉल इन 1581 विद राजा टोडरमल, जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम आता है। जब्ती और बंदोबस्त सिस्टम बेसिकली देखो, पहले क्या था कि एस्टिमेट लगाया जा रहा है, ठीक है,
अब यहां पर राजा टोडरमल ने क्या किया कि 10 साल का लिया जाएगा प्रोड्यूस, एक पर्टिकुलर एरिया में कितना टैक्स होगा। तो अब किसी साल सूखा पड़ा है, किसी साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, तो 10 साल का, अब 10 साल के पीरियड में कभी ऐसा भी होगा सूखा पड़ा होगा किसी दिन, किसी साल में बहुत अच्छी बारिश होगी, किसी में एवरेज होगा, तो 10 साल में एवरेज आउट हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो इसके बेसिस पे, सॉइल के बेसिस पे, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल के बेसिस पे 4 पार्ट्स में लैंड को क्लासिफाई किया गया। पोलाज था, ठीक है, पोलाज जिसमें बहुत अच्छी, मतलब कह लो फसल हो रही है, बहुत अच्छा अनाज हो रहा है, ठीक है, तो कल्टिवेटेड एवरी ईयर। पराउती वंस इन 2 ईयर्स, ठीक है जी, 2 साल में एक बार। चाचर, चार याद रख लो यहाँ पर, 4 वंस इन 3 और 4 ईयर्स, ठीक है। बंजर जमीन आज भी हम यूज करते हैं, बंजर जहाँ खेती नहीं होती है, तो वंस इन 5 और मोर ईयर्स, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो है आप पर टैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा मल्टीलिंगुअल एम्पायर अंडर द मुगल्स, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बनती है। संस्कृत जो है वो इंपॉर्टेंट फॉर रिलीजन एंड स्कॉलरशिप, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली संस्कृत का कोई सपोर्ट नहीं है, बट एक स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है रिलीजन के लिए। रीजनल लैंग्वेजेस की बात करें तो बंगाली, गुजराती, उड़िया, राजस्थानी, ये धीरे धीरे जो आज के मॉडर्न फॉर्म में हम बात करते हैं ये डेवलप होनी शुरू होती है, ठीक है। फ्लरिश्ड विद द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस। उर्दू को एक काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उर्दू पर्शियन प्लस हिंदी एक काइंड ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। बट एक खास बात ये है उर्दू की कि उर्दू भारत में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। सो डेवलप्ड एज अ कॉमन लैंग्वेज ड्यू टू पर्शियन एंड लोकल डायलेक्ट मिक्स। इसके अलावा मुगल रूलर्स देमसेल्व्स वर मल्टीलिंगुअल, ठीक है। बाबर की बात करें तो जो उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजुक बाबरी, वो लिखी आपकी तुर्की भाषा में, ठीक है। सो नेटिव तुर्की में, प्रोवाइडिंग डिटेल्स ऑन इंडियन प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। अब प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों? क्योंकि जहाँ से वो आया था परगना, वहाँ पर लाइक जो है गार्डन्स हैं, तो इसीलिए अगर आप देखेंगे मुगल आर्किटेक्चर में गार्डन्स का बहुत वो रहा, 4 बाग सिस्टम, ठीक है, 4 बाग सिस्टम ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें इधर बाग है, ये बाग है, ठीक है, गार्डन है, ये गार्डन है। तो ये भी अपनी बुक में प्लांट्स, एनिमल्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। इसके अलावा सो बाबर, सुजुके बाबरी ट्रांसलेटेड इनटू बाबरनामा बाय अब्दुल रहीम खान, ठीक है। तो ये जो तुजुके बाबरी है इसको बाबरनामा में ट्रांसलेट किया जाता है बाय अब्दुल रहीम खान। ये इंपॉर्टेंट है, ये किस किस ने क्या क्या किया। अकबरनामा, आईने अकबरी बाय अब्दुल फजल, ठीक है, फॉर अकबर। पातशाहनामा बाय लाहौरी, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में देगा, क्या करेगा, बोलेगा कि अकबरनामा जो है लाहौरी ने किया और जो पातशाहनामा है वो अबुल फजल ने किया, अब्दुल फजल ने। तो ये इस तरीके से चेंज करता है। ओके, इनायत खान फॉर शाहजहां, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, महाभारत रेंडिशंस बाय फैजी, ठीक है। तो ये फैजी कौन है, ये हम नवरत्न के बारे में देखेंगे, कौन कौन सा मिनिस्टर है। दाराशिको ऑल्सो ट्रांसलेटेड उपनिषद्स एंड रोट मजमा ए बहरनी। तो इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को समझने के लिए, ठीक है, इंडियन कह लीजिए हिंदू रिलीजन को समझने के लिए जो टेक्स्ट हैं, हिंदू टेक्स्ट हैं, उनको भी ट्रांसलेट किया गया। बंगाली, उड़िया, राजस्थानी, गुजराती विटनेस लिटरेरी डेवलपमेंट। तुलसीदास जी ने जो है रामचरितमानस, ठीक है, उसकी रचना करी। फेमस एग्जाम्पल कह लीजिए मेनली अवधी या हिंदी में हम कह सकते हैं उसको जगन्नाथ, ठीक है। पंडित रायस, गंगा लहरी एंड रास गंगाधरन इनरिच द ट्रेडिशंस, तो ये संस्कृत में लिखी गई। तो मतलब लोकल भाषाओं में भी लिटरेचर लिखा जा रहा है। फ्रॉम अकबर्स टाइम हिंदी पोएट्स लाइक तुलसीदास वर अटैच्ड टू द कोर्ट फॉस्टरिंग द लिटरेरी एक्सचेंज। इसके अलावा मुगल पेंटिंग्स की अगर हम बात करें तो डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ एम्परर्स अकबर एंड जहांगीर, ठीक है। अकबर और जहांगीर के समय पर जो है पेंटिंग्स डेवलप होती हैं, पर अपने पीक पे जहांगीर के समय पर पहुंचते हैं। अकबर का तो सारा फोकस कहाँ पर रहा, एक्सपेंशन पे, कंसोलिडेशन पे, स्टेबिलिटी लाने में। तो ये 50 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहे अकबर के। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जहांगीर और शाहजहां ने काफ़ी हद तक मेंटेन किया, ठीक है। जहांगीर ने बहुत ज़्यादा कुछ खास एक्सपेंशन नहीं किया, बट हाँ जो सौंपा गया था अकबर के द्वारा उसको मेंटेन किया, ठीक है। तो ये सेम चीज़ कल्चर में भी है, कल्चर में बहुत ज़्यादा फोकस हो गया। मतलब उसके बाद हम देखेंगे शाहजहां बहुत लाइक
बिल्डिंग्स बनवा रहा है, ठीक है, बेस्ट इज ताजमहल, ठीक है। सो इंस्पायर्ड बाय पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग्स, ठीक है, यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग्स पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत सारे पेंटर्स खासकर पर्शिया के, सेंट्रल एशिया के यहाँ पर आते हैं। ब्लेंडेड विद इंडियन आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, अब यहाँ पर एक फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। थीम्स जो हैं बैटल्स हैं, लेजेंड्स हैं, हंटिंग सीन्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, रॉयल लाइफ। अब यहाँ पर आप देखो कि राजा जो है एक गरीब के घर में जो है दिखाया गया है, झोपड़पट्टी में। तो ये सीधा सीधा अगेन शो करने की कोशिश है कि देखिए राजा जो है वो गरीब के घर में जा रहा है, उसकी बात सुन रहा है, ठीक है, उसकी दुख तकलीफ में उसके साथ है। मोर देन डेकोरेशन, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिकॉर्ड्स, विजुअली नरेटेड लाइफ स्टोरीज ऑफ मुगल एम्परर्स ऑल्सो। बकायदा जो है एक एक बेल्स का सिस्टम लगाया जाता है, ठीक है, नदी पे बेल है, तो जो व्यक्ति नदी के उस पार है, ठीक है, जो देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि जो राजा है, राजा के नीचे बहुत सारे ऑफिशियल्स हैं और एक आम व्यक्ति राजा तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो ऑफिशियल्स उसको उसके तक पहुंचने नहीं देंगे। तो वो क्या करेंगे, बहुत बड़ी बेल्स लगी हुई हैं, तो वो वहाँ पर नदी के पास में जाकर, जहाँ पर कोई आम व्यक्ति नहीं, मतलब कोई भी ऑफिशियल नहीं है, तो वो वहाँ पर जाकर घंटी बजा सकता है, तो वो सीधा राजा को सुनाई देगा, ठीक है। तो राजा को सुनाई देगा तो मतलब उसको पता लगेगा कि कहीं इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है। तो ये एक कह लीजिए नया तरीका था लोगों से कनेक्ट करने का कि हाँ हम आपके साथ हैं, ठीक है। फिर उस तरीके की पेंटिंग बनाई गई कि एक पेंटिंग में दिखाया गया कि एक तरफ शेर है, ठीक है, एक तरफ कह लीजिए एक नॉर्मल जानवर है, बकरी है, तो दोनों साथ में रह रहे हैं। मतलब एक अगेन क्या बात शो की गई है कि कोई बहुत ताकतवर है, कोई बहुत कमज़ोर है, दोनों जो है मुगल शासन में साथ में रह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पेंटिंग्स के थ्रू शो की गई। सो पिवटल फिगर मोर देन अ पैटर्न, ही एक्टिवली पार्टिसिपेटेड फाइनल आर्ट वर्क्स में। टैलेंटेड टीम ऑफ आर्टिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये आर्टिस्ट थोड़े से हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हमजानामा, तूतीनामा नैरेटिव्स, ये आपको देखने को मिलते हैं। अब इसमें शिफ्ट क्या होता है अकबर के समय पर, सेंसुअल इलस्ट्रेशंस गेन प्रोमिनेंस, ठीक है। बुक्स में, मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी इमेजेस आने लगते हैं। जैसे आज के समय पर नहीं हम कहते हैं, ठीक है, कि रील बड़ी वायरल हुई कि इस बुक में कोई भी जो है फोटो नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा और मैंने छोड़ दी, ठीक है, दलजीत दोसांझ की। तो वैसे ही है कहानी के इमेजेस ऐड की गई मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी, ठीक है, ताकि आप कुछ भी पढ़ें जब तो इंटरेस्टिंग बने वो चीज़ें, ठीक है। सो मिनिएचर पेंटिंग्स फ्लरिश्ड, इंडिविजुअल पीसेस एंड बुक इल्यूमिनेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जहांगीर का इन्फ्लुएंस ऑन मुगल पेंटिंग्स, कैप्टिवेटेड बाय द यूरोपियन आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस। अब यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस को लाने की कोशिश की जा रही है, फाइन ब्रशेस को यूज़ किया जा रहा है। सो अडॉप्टेड सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव फॉर डेप्थ एंड डायमेंशन, ठीक है जी। और यूरोपियन रॉयल्टी पेंटिंग्स को एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया गया और वैसे ही पेंटिंग्स बनाने की कोशिश की गई। फाइनर ब्रश स्ट्रोक्स, लाइटर कलर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए, ठीक है। कोर्ट के सीन्स को जो है डिपिक्ट किया जा रहा है। सो नॉट जस्ट पोर्ट्रेट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, इनको भी रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया गया। उसके अलावा एक वाइब्रेंट पैलेट जैसे पीकॉक ब्लू, रेड फॉर विजुअल इम्पैक्ट, ये चीज़ें शो की गई। इसके अलावा मतलब ये पीक टाइम है पेंटिंग्स का। जो जहांगीर विजन लेड टू अ न्यू एरा ऑफ मुगल पेंटिंग विद यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक है। शाहजहां का फोकस जो है थोड़ा आर्किटेक्चर की तरफ ज़्यादा हो गया, बिकेम मोर फॉर्मल इन स्टाइल शाहजहां के समय पर, ठीक है। जो पर्सनल कलेक्शन, गार्डन्स, ठीक है, फोकस है। एस्थेटिकली प्लीजिंग सीन्स, अब इंटीमेट डिपिक्शंस ऑफ लवर्स, सेंसुअलिटी, इस चीज़ को जो है फोकस किया गया। पादशाहनामा लेविशली इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ठीक है। पादशाहनामा में इसकी जो अचीवमेंट्स के बारे में लिखा गया। देखो एक ये चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो रूलर है वो हिस्ट्री लिखवा रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली लिखवाएगा। नरेटिव क्या होगा उसको लेकर वो राजा तय कर रहा है, ठीक है। तो आपको वन वर्जन ऑफ द स्टोरी मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दूसरा वर्जन क्या है, बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। सन्स प्रेफरेंस फोकस्ड ऑन नेचुरल एलिमेंट्स, प्लांट्स एंड, ठीक है। तो ये मतलब राजा जैसे जैसे आ रहा है उसका अपना अपना एक इन्फ्लुएंस देखने को आपको पेंटिंग्स में मिल रहा है। बुक्स को देख लेते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हमजानामा, ठीक है, एडवेंचर्स ऑफ द अमीर हमजा, मोस्ट ऑफ इट सेड टू बी फिक्टिशियस।
कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा इसमें सच्चाई नहीं थी, डिपिक्शंस सीम एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ द इवेंट्स, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस उसको सपोर्ट करने के लिए, कोरोबोरेट करने के लिए नहीं मिलते। देन आता है रमज़नामा, पर्शियन ट्रांसलेशन है महाभारत का, बहुत इंपॉर्टेंट पर्शियन ट्रांसलेशन महाभारत का। इट वॉज अंडर द अकबर रिजीम दैट द बुक ऑफ द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है बाबरनामा, ऑटोबायोग्राफी है, ही रोट दिस इन शक्ति तुर्की, ठीक है, बाद में इसको बाबरनामा, ठीक है। देन आता है तारीके अल्फी, रिटन बाय मुल्ला दौड, कंपाइल्ड बाय अकबर, इट वॉज टू सेलिब्रेट द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम मिलेनियम, ठीक है। तो सीधा सीधा कि हाँ भाई किस तरीके से मुस्लिम्स ग्रो कर रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में। नेक्स्ट आता है एरिस्टोक्रेट मुकर्रब खान, ठीक है, बहुत फेवरेट था जहांगीर का। और इरफान हबीब जो कि बहुत फेमस हिस्टोरियन रहे हैं, उनका कहना है कि डिस्पाइट बीइंग अ फिजिशियन, मुकर्रब खान जो है वो बहुत फेमस फिजिशियन था, जो कि जनरली मुगल एरिस्टोक्रेसी का पार्ट नहीं होते थे। फिजिशियंस, डॉक्टर्स जो हैं, मुकर्रब खान जो है वॉज रिस्पेक्टेड विद हाई रिगार्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ जहांगीर। इट वॉज बिकॉज ऑफ हिज लाइकलीनेस फॉर मुकर्रब खान, जहांगीर ने उसको टाइटल दिया शेख हसन हासू, ठीक है, और जो है बहुत हाई मनसब दी गई, 5000 जाट्स और 5000 सवार की। वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ 3 प्रोविंसेस अंडर द जहांगीर रूल। तो ये एक बहुत खास बात थी मुकर्रब खान के साथ, कि एक बीइंग अ फिजिशियन जो है उसको इतनी सारी पावर दी गई, ठीक है, ये क्योंकि वो जहांगीर का बहुत खास था। नेक्स्ट आता है आपका ये पिक्चर, इस पिक्चर के बारे में भी जो है चर्चा की गई है। अब ये पिक्चर जो है, इसको बनाने के लिए राजा को सपना आता है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है, बट इसमें 2-3 चीज़ें खास हैं। यहाँ पर एक तरफ शेर दिखाया गया, एक तरफ बकरी है, दोनों साथ में हैं। ये डिपिक्शन है कि कमज़ोर और ताकतवर साथ में रह रहे हैं, ठीक है, शासक के कंट्रोल में सब मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है, किसी भी तरीके का इनजस्टिस नहीं हो रहा है, ये शो करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पर जहांगीर जो है एक बहुत फेमस पेंटर है अबुल हसन, उसको कमीशन करता है और उसको बोलता है कि मेरे को सपने में जो है मैंने जो सफाविद रूलर है जिसका नाम है शाह अब्बास, उससे मेरी एक मुलाकात हुई है, ठीक है, एक फ्रेंडली जो है मतलब मुलाकात हुई, हमने गले मिले, एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। सो बोथ किंग्स आर डिपिक्टेड इन द ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम, द फिगर ऑफ द शाह इज बेस्ड अपॉन द पोर्ट्रेट्स मेड बाय द बिशनदास। अब ये जो डिपिक्शन है शाह का, ठीक है, शाह अब्बास का, ये किस पे बेस्ड है? बिशनदास की पेंटिंग पे बेस्ड है, हु अकम्पनीड द मुगल एम्बेसी टू ईरान इन 1613। दिस गेव अ सेंस ऑफ ऑथेंटिसिटी टू द सीन विच इज फिक्शनल, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक्चुअल में दोनों रूलर्स कभी नहीं मिले। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं जो मुगल शासक है वो थोड़ा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है। अच्छा, अब जो ईरान के रूलर हैं वो शिया रूलर्स हैं और उन्होंने सपोर्ट किया था हुमायूं को, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि भाई उन्हीं की सपोर्ट से जो है दोबारा से मुगल शासन शुरू हुआ भारत में और वो सुर डायनेस्टी को हरा पाए। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं, बट यहाँ पर वो शो करना चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में। तो ये जो है पेंटिंग कमीशन की गई। नेक्स्ट आता है फ्रांकोइस बर्नियर, एक ट्रेवलर है, ठीक है जी, फ्रेंच ट्रेवलर है, फ्रेंच फिजिशियन है, ट्रेवलर है, जो भारत में आता है, भारत के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखता है। इसको अलग से हम एक सेशन में डिस्कस करेंगे, फॉरेन ट्रेवलर्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सो ही वॉज ब्रीफली द पर्सनल फिजिशियन टू मुगल प्रिंस दारा शिको एंड लेटर टू द मुगल एम्परर औरंगजेब, ठीक है। सो फिजिशियन रहा है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, एक किताब लिखी गई है फ्रांकोइस बर्नियर के द्वारा। द बुक मेनली टॉक्स अबाउट द रूल्स ऑफ दारा शिको एंड औरंगजेब, ठीक है। सो इस बुक में जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में लिखता है और इंडिया के बारे में, मतलब ये लिखता है कि इंडिया में कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिया में सारा का सारा जो लैंड है वो राजा के पास है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल अबाउट इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं लिखा गया इंडिया के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका behzad, नेम हैज़ बिकम सिनोनिमस विद हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल, बहुत बढ़िया पेंटर माना जाता है। ये आप देख सकते हैं, बहुत डिटेल में हर एक चीज़ को, पूरे के पूरे एक सीन को डिस्क्राइब किया गया है। अब ये जो है behzad जो पेंटर है, ये कहाँ पर है? सफाविद रूलर्स के पास। डिस्प्लेड पेंटर्स अंडर द रीन ऑफ तिमुरिड्स एंड लेटर द डायनेस्टी ऑफ सफाविद्स इन टुडेज अफगानिस्तान एंड ईरान। सो ही लेड एन एंटायर वर्कशॉप प्रोड्यूसिंग द मैन्युस्क्रिप्ट एलिमिनेशन। मैंने आपको बताया किताब में इमेजेस को बनाना, ये सारे काम जो है behzad करता था और कहीं ना कहीं उससे काफ़ी जो मतलब के लिए इंडिया के जो पेंटर से काफ़ी इंस्पायर्ड थे।
ठीक है. सो ही केम अप विद द न्यू स्टाइल दैट यूजेस ज्योमेट्री, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स एज द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन. मतलब यहाँ पर कह लीजिए नई नई चीज़ें जो है पेंटिंग में ट्राई की गई. और सबसे खास बात क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट इल्यूमिनेशंस. सो ये है आपका behzad. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आता है फैजी, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है अकबर की कोर्ट में. सो ही वॉज अ ब्रदर ऑफ अबुल फजल एंड पर्शियन पोएट. ही ट्रांसलेटेड लीलावती. ठीक है, लीलावती किसके द्वारा लिखी गई थी, भास्कराचार्य. ठीक है, विच इज़ अ वर्क ऑन मैथमेटिक्स इनटू पर्शियन. ठीक है. तानसेन, ठीक है जी, जो कि म्यूजिक को लेकर फेमस हैं. वन ऑफ द 9 ज्वेल्स और नवरत्नास इन द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर. इज अ बॉर्न इन, ये बॉर्न है, ठीक है, बॉर्न इन अ हिंदू फैमिली एट अ बिहात नियर ग्वालियर इन मध्य प्रदेश स्टेट, प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश. सो फादर ऑफ तानसेन वॉज मकरंद पांडे, और जो है इनका एक्चुअल नाम था रामतनु पांडे. ठीक है, तो तानसेन जो है आप कह लीजिए फेमस नाम है, बट एक्चुअल नाम इनका रामतनु पांडे है. ठीक है. नेक्स्ट आता है बैजू बावरा, और बॉर्न एज बैजनाथ मिश्रा. ध्रुपद म्यूजिशियन थे मिडिवल इंडिया में. और ये कहा जाता है कि अब मतलब जो इनके बारे में इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं मानी जाती है हिस्टोरियंस के द्वारा. ठीक है. मोस्ट पॉपुलर लेजेंड्स, ही सेड दैट ही लिव्ड ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन 16th and 17th century. ही इज़ वन ऑफ द फेमस म्यूजिशियंस ऑफ द मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर. ठीक है, मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर में बैजू बावरा जो है एक बहुत फेमस म्यूजिशियन थे. तो ये स्पेसिफिक पर्सनैलिटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है. इसको आप सीधा याद भी कर सकते हैं, लाइक एजुकेशन मिनिस्टर फैजी, फर्स्ट आना है. ठीक है, एजुकेशन में पढ़ाई करके फर्स्ट आना है. ठीक है. डिफेंस मिनिस्टर खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना. कहा भी जाता है कि फ़ौज किस पे चलती है, खाने पे चलती है. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ खाना, फ़ौज को सही टाइम पे मिलते रहना चाहिए, तो खाने खाना. ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर का काम है खाने खाना देखना, हर जगह बॉर्डर्स पर सब जगह सही सारी चीज़ें पहुंच रही हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट पहुंच रही है कि नहीं. राजा टोडरमल, ठीक है, तोल मोल के काम करते हैं, तोल मोल के फाइनेंस मिनिस्टर काम करते हैं कि हाँ सब रिसोर्सेज सबको मिलते रहें. मुल्ला दो प्याजा, ठीक है, होम मिनिस्टर. होम मिनिस्टर घर में कौन होता है, ठीक है, जनरली कहा जाता है कि जो मदर हैं या वाइफ हैं, ठीक है, वो होम मिनिस्टर हैं. तो वो पूछ रही हैं कि प्याज लेते आना. ठीक है, फ़ोन पे कि हाँ ऑफिस से आओगे तो प्याज लेते आना. ठीक है, तो होम मिनिस्टर ही ये कह सकती हैं. ठीक है. राजा बीरबल, फॉरेन मिनिस्टर. ठीक है, जैसे आज के समय पर जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, डॉक्टर एस जयशंकर, वो बहुत अच्छा जवाब देते हैं. तो राजा बीरबल भी इसीलिए फेमस माने जाते हैं कि बहुत अच्छा दिमाग लगाते थे, बहुत अच्छा जवाब देते थे. तो वहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, मतलब आपको बहुत कह लीजिए बहुत डिप्लोमेटिक व्यक्ति चाहिए जो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके और उसका जवाब दे सके. अबुल फजल इब्न मुबारक. ठीक है, मुबारक है वो व्यक्ति जो प्राइम मिनिस्टर है. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है. तानसेन, म्यूज़िक, तो म्यूज़िक से रिलेटेड है. ठीक है, कल्चर मिनिस्टर, बहुत फेमस है. ओके, तानसेन, ठीक है, तंबूरा बजा रहे हैं तानसेन. ओके. राजा मानसिंह, मन अच्छा होना चाहिए. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी चीफ, मन जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप आर्मी चीफ बन सकते हैं. ठीक है. फ़कीर आज़ियुद्दीन, ठीक है, रिलीजियस मिनिस्टर. फ़कीर हैं जो व्यक्ति जो धार्मिक गुरु होते हैं. ठीक है, वो क्या होते हैं, फ़कीर होते हैं. वो उनको दीन दुनिया मोह माया से फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऊपर उठ चुके हैं वो उससे. ठीक है, तो वो फ़कीर आज़ियुद्दीन. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट आपका बैटल ऑफ पानीपत. ठीक है, तीनों बैटल ऑफ पानीपत की ट्रिक है. बिल क्लिंटन है मस्त बंदा. ठीक है, बिल क्लिंटन यूएस के राष्ट्रपति रहे हैं. सो बिल क्लिंटन, बिल से क्या हो गया, बाबर एंड इब्राहिम लोदी. पहली जो बैटल ऑफ पानीपत है, ठीक है, सो इब्राहिम लोदी एंड बाबर. ठीक है, बाबर एंड इब्राहिम लोदी है. हेमू एंड अकबर. और तीसरा है मराठा एंड अब्दाली. ठीक है, अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास के बीच में, जो बहुत बाद में चलकर होगी 1761, उसको हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है जी. बंदोबस्त सिस्टम, जब्त सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया है. इसी से रिलेटेड एक और आता है कनकुट सिस्टम. ठीक है, कनकुट सिस्टम, टाइप ऑफ अकबर्स लैंड रेवेन्यू, जिसमें कि उसी समय पर जाकर एक एस्टिमेट लगाया जाता था. जब्त और जो बंदोबस्त सिस्टम था वो बहुत डिटेल्ड था, 10 साल का एवरेज लिया जाता था. कनकोट सिस्टम में ऐसा नहीं है, सीधा गए, आपने देखा कि कितनी फसल हुई है, उसका एस्टिमेट लिया, एक पर्टिकुलर शेयर जो है आपने अपने पास रख लिया, लगभग 1/3 शेयर अपने पास रख लिया. सरकार इस तरीके से करती थी. ठीक है, तो ये सिस्टम जो है बहुत अच्छा नहीं माना जाता था. ठीक है, क्योंकि इसमें
कभी सूखा पड़ा है, कभी कुछ है, वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन जो किसान है वो फील करता था कनकोट सिस्टम में। नेक्स्ट आपकी जो बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, बैटल ऑफ खनवा, बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ घाघरा। सो ये हो गया बाबर के समय पर। सो इसकी ट्रिक क्या है, पानी पीकर, ठीक है जी, पानी पीकर खाना खाकर चांदनी चली घाघरा पहनकर, ठीक है। सो पानी से बैटल ऑफ पानीपत, बाबर और रोहन लोधी, ठीक है। बैटल ऑफ खनवा, बाबर एंड राणा सांगा, ठीक है जी। उसके बाद चांदनी, ठीक है, चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, बाबर एंड मेदिनी राय, और बैटल ऑफ घाघरा दैट इज बाबर एंड अफगान्स, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका बैटल ऑफ घग्गर, ठीक है। तो ये आपकी 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स, चारों की सीक्वेंस होगी, पानी पीकर खाना खाकर चांदनी चली घाघरा पहनकर, ठीक है जी। ओके, मुगल आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पर हुमायूं टॉम, ठीक है, रेड सैंडस्टोन, ये आपको देखने को मिलता है। सेंट्रल गार्डन प्रीकर्सर टू तमिल ताजमहल, ठीक है जी। अकबर के समय पर आपको मैसिव फोर्ट्स, बट इनिशियली रेड सैंडस्टोन है, इनिशियली रेड सैंडस्टोन है। मैंने आपको एक पहले के सेशन में भी बताया था, ये सीधा सीधा किस चीज़ को शो करता है कि अभी उतनी रिचेस नहीं आई हैं, अभी उतना पैसा नहीं आया है। जहांगीर और शाहजहां के समय पर मार्बल यूज होना शुरू हो जाएगा। दैट शोज कि पैसा बहुत आ चुका है, ठीक है। दैट शोज अ रिचेस, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को भी शो करता है। सो आगरा, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाजा, सिंबल ऑफ पावर, गुजरात विक्ट्री, फतेहपुर सीकरी, ब्लेंड ऑफ पर्शियन एंड इंडियन इन्फ्लुएंस, सलीम चिश्ती की जो है दरगाह टॉम जो है वहाँ पर बनाई जाती है, 1422 पैलेस, बीरबल हाउस, ये सारी चीज़ें अकबर के समय पर हो रही हैं। जहांगीर के समय पर अकबर्स मौजोलियम और इतमद उद दौला टॉम्ब, ठीक है, इसमें आपका मार्बल यूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, इसमें पितरदुरा स्टाइल होता है, बेसिकली फ्लावर्स को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये खास चीजें जो है यहाँ पर बननी आनी शुरू हो गई हैं। शाहजहां के समय पर ग्रेटेस्ट मुगल बिल्डर, वाइट मार्बल यूज होना शुरू हो गया, ठीक है। खास बात जैसे ताजमहल हम देखते हैं, ठीक है जी, शाहजहां के समय पर। हिज रीन गिफ्टेड अस मार्बल्स लाइक रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पिनैकल ऑफ मुगल आर्किटेक्चर दैट इज ताजमहल, ठीक है जी। आगे चलते हैं क्विज में। तो मुगल एम्पायर के बारे में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक बार यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है माइंड इट, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सीडीएस के और सीएपीएफ के लगभग 15 साल के क्वेश्चंस। इतना कॉम्प्रिहेंसिवली आपको अगेन कहीं नहीं मिलेगा जितना आपने कोशिश करके बड़ी मुश्किल से इसको कंपाइल किया है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज नॉट इलस्ट्रेटेड विद द पेंटिंग्स इन अकबर्स कोर्ट, ठीक है जी। कौन सी बुक ऐसी है जिसमें पेंटिंग्स नहीं है अकबर की कोर्ट में? हमजानामा, रज़्मनामा, बाबरनामा, तारीख अल्फी। अब देखो, जो बाबरनामा है वो ट्रांसलेटेड थी और बाबर ने लिखी थी, और उस समय पर ये जो पिक्चर्स ऐड करने का कंसेप्ट है ये नहीं था, ये बाद में चलकर आया है, ठीक है। तो ये हमजनामा में है, रज़्मनामा में है, तारीख अल्फी में है, किस में नहीं है? बाबरनामा में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। मैंने आपको एक इस तरीके का एक चार्ट दिखाया था, ठीक है जी। सो रज़्मनामा, हमजनामा और बाबरनामा, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी है, चगताई तुर्की में ये लिखी गई है, ठीक है। तारीख अल्फी में भी आपको इस तरीके की पिक्चर्स मिलती हैं। नेक्स्ट आता है जमींदार्स वर एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इन मुगल इंडिया। जमींदार्स ऑफन रिसीव्ड द सपोर्ट ऑफ पेजेंट्री इन अ लार्ज नंबर ऑफ अग्रेरियन अपराइजिंग इन नॉर्थ इंडिया इन द 17th सेंचुरी। अब ये एक बहुत खास मतलब पॉइंट है, इसमें बहुत सारे बच्चे जल्दी जब मैं सेशंस में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन करवाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, फॉर द वेरी सिंपल रीजन कि हमारा बहुत ज़्यादा फोकस ना मॉडर्न हिस्ट्री पे रहता है। मॉडर्न हिस्ट्री में हम हमेशा से क्या पढ़ते हैं कि एक तरफ किसान थे, एक तरफ जमींदार और ब्रिटिशर्स थे। तो किसान हमेशा जमींदारों के खिलाफ लड़े हैं। दो, जमींदार जो है कि एक्सप्लॉयटेटिव क्लास रही है, जमींदार जो हैं चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, बट मुगलों के समय पे क्योंकि जो जमींदार हैं वो गांव में ही रह रहे हैं, पब्लिक के साथ में रह रहे हैं, एक्सप्लॉयटेटिव क्लास है, बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज़ को मानते हैं, बट एट द सेम टाइम जब भी मतलब कह लो कि एक पब्लिक एंगर होता था सरकार के खिलाफ, तो सरकार में जमींदार शामिल नहीं होते थे। कहीं ना कहीं जमींदार इस मैसेज को कन्वे करने में कामयाब थे टू द किसान पीजेंट्स
कि हमारा भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ठीक है, हम इस एक्सप्लॉयटेशन का एक कंबाइंड हिस्सा हैं और जमींदारों को सपोर्ट मिलती थी किसानों की कि वो मुगलों के खिलाफ लड़े, ठीक है। तो इस तरीके के आपको सीन देखने को मिलते हैं। बट अंग्रेजों के समय पर क्या होता है, एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म आपको देखने को मिलता है। जो जमींदार हैं उनके पास पैसा आता है, अब वो अपने पॉलिटिकल मास्टर्स जैसे कि अंग्रेज हैं उनके पास रहना चाहते हैं, शहरों में जाके सेटल डाउन होना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर वहां से क्या करते हैं, मतलब वंस इन अ वाइल आ रहे हैं जमींदारी कलेक्ट करने, पैसा कलेक्ट करने। तो अब किसान को क्या लग रहा है कि ये शहर में मिलकर दोनों साथ में मिलकर हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ठीक है। जब वो उससे दूर है तो उसकी डे टू डे प्रॉब्लम्स का हिस्सा नहीं है, उसको नहीं पता है कि किसान किस दर से गुजर रहा है। तो जब भी पब्लिक एंगर था, किसानों का एंगर था ब्रिटिश टाइम में, तो वो सबसे पहले जमींदार के खिलाफ ही फूटता था। तो अब इस पूरी की पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी, अब इसमें देखते हैं। जमींदार्स वर एन एक्सप्लॉयटेटिव क्लास इन मुगल क्लास, यस। जमींदार्स often received the support of the peasantry class in large number of agrarian uprising in North India in 17th century, yes, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, बट ये स्टेटमेंट इसको एक्सप्लेन तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो ये तो दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया, ठीक है। तो पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको इसमें बता दी है। नेक्स्ट चलते हैं, द एरिस्टोक्रेट मुकर्रब खान वाज अ ग्रेट फेवरेट ऑफ विच मुगल एम्परर। ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया था कि फिजिशियन है, फिजिशियन को इतना सीनियर पोजीशंस जो हैं जनरली नहीं दी जाती थी, पर इनके समय पर ये पोजीशन दी गई है। अकबर, जहांगीर, फारुखसियार, शाह आलम। फारुखसियार तो लेटर मुगल्स में आते हैं, सो नो आइडिया। अकबर के समय पर नहीं है, सो दैट इज इन द केस ऑफ जहांगीर, ठीक है। तो इनको बकायदा गवर्नर तक बनाया गया है। तो ये बहुत कम देखने को मिलता है कि एक फिजिशियन को ये स्टेटस दिया गया हो। नेक्स्ट है द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर एम्ब्रेसिंग द सफाविद किंग शाह अब्बास वॉज पेंटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग मुगल पेंटर्स। किस मुगल पेंटर को जो है काइंड ऑफ हायर किया गया था जहांगीर की ये पेंटिंग बनाने के लिए, ठीक है, जो हक करते हुए मैंने आपको पेंटिंग भी दिखाई। अबद अल समाद, अबुल हसन, दसवंत, बिशनदास। बिशनदास की पेंटिंग्स जो बनाई गई थी पर्शिया के शाह की, उसको एक बेस लिया गया, ठीक है, उससे नहीं बनवाई गई है, ठीक है। उस मतलब शाह की किस तरीके की इमेज है उससे वो आइडिया लिया गया और बनवाई गई है अबुल हसन से, ठीक है, अबुल हसन से। ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो देख रहे हों इसको पूरा का पूरा डिटेल में अच्छे से देख रहे हों वीडियो को, हो सकता है उनको लगे कुछ ये फैक्ट्स बहुत स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। ये फैक्ट्स आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे, ठीक है। ये 12th क्लास की एनसीईआरटी से सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जहां पर आपको बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन मिलता है ना, वो आप मान के चलिए कि बहुत मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा है कि वो आपको वो वाला फैक्ट जो है सीधा एनसीईआरटी में मिलेगा, ठीक है। मैं बीच बीच में बताता भी चलूंगा कि ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एनसीईआरटी से पूछा गया है, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा से क्लास में बोलता भी हूँ कि 12th क्लास की तीनों एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, सो ये वाली इमेज। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट। अगेन ये भी आपको एनसीईआरटी में पूरा का पूरा दिया गया है, जाट सवार, ठीक है। द जाट रैंक वॉज एन इंडिकेटर ऑफ द मनसबदार पोजीशन इन द इंपीरियल हरारकी एंड द सैलरी ऑफ मनसबदार, ठीक है। हरारकी भी बताता है, सैलरी भी बताता है, ठीक है। कैप्टन है, कर्नल है, मेजर जनरल है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सवार क्या बताता है, इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन the Mansabdar was required to maintain. Yes, this is also true. In the 17th century, the Mansabdars holding 1000 or above सवार rank were designated as nobles, ठीक है। तो जिनका जो है 1000 था, ठीक है, रैंक जो है 1000 और अबव सवार रैंक, तो उनको जो है नॉबल्स माना जाता था। तो इसमें ये क्या हो जाएगा आपका, तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हैं, ठीक है। पहली दो स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है, 1000 वाला भी मैंने आपको बकायदा फैक्ट बताया था। अब यहां पर देख लेते हैं, आमिर, ठीक है, आजकल के समय आमिर खान, ठीक है। आमिर शब्द क्या है, दोज मनसबदार हुज रैंक वाज 1000 और बिलो आर कॉल्ड अमीर, ठीक है जी। ग्रेट आमिर, मनसबदार जब 1000 वर कॉल्ड अमीर अल कबीर। ग्रेट आमिर, अमीर ऑफ अमीर्स, ठीक है। तो ये अबव 5000 जिनके पास मनसबदारी थी, ठीक है।
ओके, फ्रांसिस बर्नियर वॉज ए फिजिशियन टू, फ्रेंच पर्सनैलिटी हैं, इंडिया के बारे में लिखा है, इंडिया के बारे में बहुत अच्छा नहीं लिखा है, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिकली लिखा है कि इंडिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारी प्रॉपर्टी राजा के पास है, सुल्तान के पास है, ठीक है। प्रिंस मुराद, प्रिंसेस जहानारा, एम्परर शाहजहां, प्रिंस दारा शिको, ठीक है, प्रिंस दारा शिको, फिर इवेंचुअली औरंगजेब का भी फिजिशियन ये व्यक्ति बनता है। तो आंसर क्या है? दारा शिको, ठीक है, क्योंकि दारा शिको सबसे बड़ा बेटा था शाहजहां का और कहीं ना कहीं फेवरेट भी था फॉर द गद्दी पे बैठने के लिए। बट चारों भाइयों में लड़ाई होती है, औरंगजेब जीतता है, गद्दी पे बैठता है, आलमगीर का टाइटल लेता है, ठीक है जी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द हुमायूं? हुमायूं से एसोसिएटेड नहीं था कौन सा पेंटर? मीर सैयद अली, मौलाना दोस्त मुसव्विर, मौलाना यूसुफ बेहजाद। अब देखो, इनमें मैंने आपको एक पेंटर बताया था जो ईरान में बहुत फेमस था, मतलब जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा होती थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस था, मतलब यहाँ के पेंटर्स जो हैं उसको काइंड ऑफ रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्पायर हैं वहाँ से, ठीक है, उस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। तो आंसर इज बेहजाद, ठीक है, आंसर क्या है आपका? बेहजाद। ये कहाँ से रिलेटेड है? ईरान से रिलेटेड है। बाकायदा मैंने इनकी आपको पेंटिंग्स भी दिखाई। सो हिज नेम हैज बिकम सिनोनिमस विद अ हाई लेवल ऑफ आर्टिस्टिक स्किल्स displayed by the painters under the reign of Timurids and later the dynasties of Safavid in Iran. In today's Afghanistan and Iran, he led an entire workshop producing manuscript illuminations, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है, ठीक है, ये बेहजाद। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स पोएट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्यस लीलावती इनटू पर्शियन? ठीक है, भास्कराचार्यस लीलावती किससे रिलेटेड है? मैथमेटिक्स से, ठीक है, मैथमेटिक्स। तो ये क्वेश्चन हमने एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया अलग से कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, ठीक है, इस तरीके से 4 ऑप्शन पूछ लिए। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोट्स ऑफ अकबर्स स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्शियन? अब देखो, इसमें से पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति कौन है, ठीक है, पढ़ने लिखने वाला फर्स्ट कौन आ रहा है? फर्स्ट फैजी, कुछ ऐसा हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर। अबुल फजल कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, अबुल फजल मुबारक, इब्न मुबारक, मुबारक पोस्ट है प्राइम मिनिस्टर की। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? फैजी, ब्रदर ऑफ अबुल फजल, पर्शियन पोर्ट, ही ट्रांसलेटेड लीलावती विच इज अ वर्क ऑन मैथमेटिक्स इनटू पर्शियन लैंग्वेज। तो यहां पर ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया। Akbar issued a फरमान in 1598 permitting the in the city of Cambe, खंबात, गुजरात, the construction of। अब देखो, गुजरात में कंस्ट्रक्शन किसके लिए होगा? जनरली लॉजिकली सोचो, टेम्पल के लिए तो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, वहाँ पर स्पेसिफिकली टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए फरमान जारी नहीं किया जाएगा। नई चीज़ का क्या आ रही है? सिनेगॉग, जैन उपशारा, दैट इज़ द चर्च, क्योंकि यहाँ पर कौन आने शुरू हो गए हैं? काफ़ी साल पहले आ गए हैं, पोर्चुगीज आ गए हैं, मतलब यूरोपियंस आने शुरू हो गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी हमें चर्च बनाने का जो है परमिशन दी जाए। अब क्योंकि अकबर जो है कहीं ना कहीं रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ जो है इसको माना जाता है, तो ये अलाउ करता है कि हाँ जी चर्च वहाँ पर बन जानी चाहिए। सो अकबर परमिट्स अ जेसुइट ऑर्डर टू बिल्ड अ चर्च इन द सिटी ऑफ कैम्बे, गुजरात। सो द पादरेस फादर्स ऑफ द हॉली सोसाइटी विश टू बिल्ड अ हाउस ऑफ प्रेयर चर्च इन द सिटी ऑफ खंबात। वो जो है एक मैंडेट देता है और ये कहता है कि कोई भी चर्च बनने से नहीं रोकेगा, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग। तुगलकाबाद फोर्ट, बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, फतेहपुर सीकरी, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बिल्डिंग द अबव मॉन्यूमेंट्स। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को लगे कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बट अगर आपने क्रोनोलॉजी समझी है फैक्ट्स की, ठीक है, अगर आपने पूरा सिस्टम समझा है कि क्या क्या चीज़ कब कब हो रही है, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ? अब देखो, सबसे पहले कुतुब मीनार हमने समझा कि स्लेव डायनेस्टी में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाता है, ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया। अब लोधी गार्डन, ठीक है, बड़ा गुंबद इन लोधी गार्डन, ठीक है, तुगलकाबाद, तो अब ये याद करो साउथ कोरिया टू श्रीलंका, ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी, ठीक है, तो तुगलक उसके बाद आएगा, सो 3 देन 1, ठीक है, देन आपका क्या आ गया? लोधी गार्डन। और फतेहपुर सीकरी तो जाकर बनता है
मुगल्स के समय पर, ठीक है। सो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन है कोई, ठीक है, यस। सो आंसर क्या हो गया आपका, बी, ठीक है, आंसर हो गया बी। अब लॉजिकली आपने इसको मतलब कि अगर आपको पेपर में नहीं भी याद, मतलब कैलकुलेटेड गेस, तुगलक पहले आए, तुगलकाबाद फोर्ट बना होगा, लोदीज बाद में आए हैं, ठीक है, फतेहपुर सीकरी बना है जाकर मुगल्स के समय पर, तो एंड में हो गया। कुतुब मीनार सबसे पहले बना था दिल्ली सल्तनत में, सो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी इज सिचुएटेड इन आगरा, इट वाज फाउंडेड एज द कैपिटल सिटी ऑफ मुगल्स इन 1571, तो आंसर क्या हो गया आपका, बी। अमंग द फॉलोइंग विच मुगल एम्परर इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सुलह कुल, पीस, ठीक है, पीस अमंग ऑल, किसने किया है, खैर ये काम जो है अकबर, दीन इलाही सुलह कुल, ठीक है, तो ये पॉलिसी किसकी थी, अकबर की थी। सो फॉर द जनरल गुड ऑफ ऑल पीपल, ठीक है, तो यहां पर लिबरल व्यूज हैं, सब लोग आकर आपस में इबादत खाना, ये सारे कंसेप्ट किसके हैं, अकबर के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द तानसेन द फेमस म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, ठीक है, पांडे जी हैं, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो अब महानंद पांडे, लाल कलवंत, बाज बहादुर, रामतनु पांडे, ठीक है, तो ये पांडे जी भी दो ऑप्शन दी हैं, बट आंसर क्या है आपका, रामतनु पांडे। ये हमने बाकायदा, मैंने आपको फैक्ट बताया है, तानसेन जो है उनका एक्चुअल नाम है तानसेन पांडे, ठीक है। इनके फादर का नाम है मकरांद पांडे, ओके। हु अमंग द फॉलोइंग हैज इशूड द कॉइन रूपी फॉर द फर्स्ट टाइम, रूपी जो है एज अ कॉइन सबसे पहले किसने दिया, जो आज रुपया शब्द बोला गया, आज भी रुपया शब्द हम यूज करते हैं, रूपी यूज करते हैं, रुपया भी बोला जाता है, ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह या अकबर, ठीक है। सो इट वाज द शेरशाह, ठीक है, शेरशाह सूरी। सो फर्स्ट rupee silver coin was introduced by Shershah and was called rupiah, which remained in use throughout the Mughal rule, and आज भी ये टर्म आपका यूज होता है। तो देखिए मुगल्स के समय की जो कई सारी टर्म्स हैं वो आज भी आपकी यूज होती हैं, ठीक है जी। चलिए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ठीक है, ये कुछ ऐसी पोस्ट हैं, ठीक है, जो आज के समय पर भी आपकी जो है यूज होती हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू शेरशाह ड्यूरिंग शेरशाह रीन, विलेज पंचायत और जमींदार जो है वर नॉट अलाउड टू डील विद सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एट द लोकल लेवल। अब देखो एक बेसिक सा रूल समझ लो, अब कोई स्पेसिफिकली आपको कोई ऐसा रूलर के बारे में हमने पढ़ा है कि जी हाँ वो सेंट्रलाइजेशन करता है, देखो इतने बड़े एरिया में सारी चीजें सेंटर से कंट्रोल हो, ओवरऑल सेंटर से कंट्रोल हो रही हैं, बट जो पेटी सिविल और क्रिमिनल केसेस हैं वो विलेज लेवल पर, पंचायत लेवल पर ही सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई हमारे जैसे आज के समय पर हम कहते हैं जी कोर्ट का सिस्टम है, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, पंचायत लेवल पर ही आप उसको डील करोगे। हाँ, अगर बियॉन्ड अ पॉइंट कुछ होगा तो वहां पर सरकार की इन्वॉल्वमेंट आती है। शेरशाह सेटअप आर्मी कैंटोनमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर एंड अ स्ट्रॉन्ग गैरिसन वॉज पोस्टेड इन ईच ऑफ देम, यस दिस इज राइट। मतलब एक स्ट्रॉन्ग रूल इंश्योर करने के लिए कैंटोनमेंट्स बनाए गए, ठीक है जी, और कह लीजिए मतलब चौकी तैनात की गई, लोगों को तैनात किया गया, फोर्सेस को तैनात किया गया, और ये आपका गलत है, करेक्ट पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उनको अलाउ नहीं किया गया था। नेक्स्ट आता है इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता, ये वैसे हमने पहले पढ़ा था, इब्न बतूता मोरक्को से आया था, ठीक है। IBM मैंने आपको बताया था, IBM और MBT कह रहा है कि रह जा, इसकी बुक थी रहला। अब देखो ये ट्रिक्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि IBM को MBT कह रहा है रह जा, यहीं पर रह जा, ठीक है, ओके। सो ही नरेटेड हिज एक्सपीरियंसेस व्हाइल ट्रैवलिंग थ्रू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन 14th सेंचुरी इन किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी थी, अल बिरूनी की थी, तो ये गलत हो गया, ठीक है, ये सही है। अब वैसे ही आंसर देख लो, ठीक है, 2 गलत है तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, 1 सही है तो ऑप्शन ही एक बचा, 1 and 3। ही वॉज सेंट टू एज एन एनवॉय ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली टू चाइना, यस दिस इज करेक्ट। अब आपके पास अगर 2 फर्स्ट और सेकंड पता है, अगर आपको सेकंड कंफर्म है कि गलत है तो ऑप्शन ही 2 क्रॉस हो गई, ठीक है, 3 सही होगा, फर्स्ट सही है, IBM इब्न बतूता मोरक्को से है, ठीक है। तो दिस इज हाउ, बुक क्या है इसकी, रहला, ठीक है, रहला बुक जो है, किताब उल हिंद अल बिरूनी। आगे चलते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है जी, सीधा सीधा आंसर है, ओके। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन, डिफीट ऑफ जयचंद ऑफ कन्नौज बाय मोहम्मद गौरी, बहुत सिंपल, ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट,
फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन, सेकंड बैटल ऑफ तरेन किस किस के बीच में है? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट बैटल जीतते हैं बट दूसरी बैटल हार जाते हैं अनफॉर्चुनेटली, एंड लाइक द होल स्टोरी चेंज। और ये आपका गलत है, ठीक है, सो नॉट करेक्टली मैच्ड। आगे देख लेते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाय बाबर, यस, डिफीट ऑफ इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ चौसा, हुमायूं को हराया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा, फिर इवेंचुअली वो कन्नौज में भी हराता है, ठीक है, फिर वो भागता है सिंध की तरफ, वहीं पर आपका अकबर का भी जन्म होता है। बैटल ऑफ खनवा, डिफीट ऑफ राणा सांगा बाय अकबर, ये भी सही है। आंसर क्या हो गया आपका? ए। द आयरन पिलर नियर कुतुब मीनार ड्रॉज अटेंशन ऑफ साइंटिस्ट ड्यू टू इट्स, दो ये इसको हम काउंट कर सकते हैं किसमें? एंशिएंट हिस्ट्री में भी, ठीक है, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा था कि गुप्तास के समय पर ये आता है। एंटीक्विटी, ग्लिटर, हार्डनेस, रस्टलेसनेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 1600 साल से वो पिलर खड़ा है, आयरन का पिलर खड़ा है, अभी तक जंग नहीं लगी है उसमें, ठीक है, आज तक उस टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए हैं साइंटिस्ट के कैसे बना है। हम स्टील बना रहे हैं, कितनी सारी चीजें करते हैं, कोटिंग करते हैं आयरन की, ठीक है, बट उसमें फिर इवेंचुअली जंग लगती है। सो दिस इज द रस्टलेसनेस। ये पीक माना जाता है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है, दैट इज वाई गोल्डन एज भी कहा जाता है। सो इंडियाज अचीवमेंट इन मेटलर्जी, 98% रॉट आयरन हैड स्टूड फॉर 1600 years विदाउट रस्टिंग एंड डीकम्पोजिंग। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूरोपियन ट्रेवलर्स टू इंडिया। सर थॉमस रो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, was granted the permission by जहांगीर to open a factory at सूरत। ओके, चलो आगे चलते हैं। कैप्टन हॉकिंस was driven out from आगरा by the मुगल्स at the instigation of पोर्तुगीज। तो आपको लगता है कि मुगल्स जो हैं पोर्चुगीज के कहने पर, इंस्टिगेशन पर बाहर निकाल देंगे? मतलब अभी पोर्चुगीज उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं और मुगल्स उतने कमजोर नहीं हुए हैं, ठीक है। ओके, द फादर मॉन्सेरेट ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर। अब यहाँ पर सीधा सीधा है, थॉमस रो की जेम्स वन ने भेजा था, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर फैक्ट्री खोली गई सूरत में, सही है। कैप्टन हॉकिंस को ऐसा ड्रिवन आउट नहीं, बट हाँ उसको परमिशन नहीं मिली थी। तो सेकंड गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब कह रहा है 1, हाँ ये गलत हो गया, ठीक है, ऑप्शन ही एक बचा, ठीक है, 1 and 3। सो फादर मॉन्सेरेट ट्रेवल्ड विद अकबर ऑन हिज जर्नी टू कश्मीर, सही है। आंसर क्या है आपका? 1 and 3। Okay, so Thomas Roe was sent by James I. He reached Surat in September 1615, proceeded to Ajmer where Jahangir was. He remained at the court of Jahangir from 1615 to 1618. Father Montserrat travelled with Akbar on his journey to Kashmir. Okay, which one among the following book was authored by the lady of the Mughal royal house? Akbarnama, Humayunama, Babarnama, Badshahnaमा। अकबर ने अपनी बुआ को कहा कि पिताजी के बारे में किताब लिखो, ठीक है, कि उनके स्ट्रगल्स के बारे में किताब जो है लिखी जाए, हुमायूं के बारे में। तो जो है कौन सी बुक लिखी गई होगी, ठीक है, अकबर के पिताजी? तो ये हो गया गुलबदन बेगम, ठीक है, गुलबदन बेगम डॉटर ऑफ बाबर वाज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा, ठीक है, अपने भाई के बारे में कह लीजिए जो है किताब जो है लिखी गई। Which one among the following depicts the correct meaning of the term जिनसे कामिल concerning crops in the Mughal India? Again a direct question from the NCERT, 12th क्लास की सेकंड NCERT का लास्ट चैप्टर, ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन है। दो अभी जो रिसेंट रिवाइज्ड NCERTs हैं उसमें आई थिंक वो चैप्टर डिलीट कर दिया है, बट ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन सीधा है। देखो जिनसे कामिल क्या था? पेडी क्रॉप, कैश क्रॉप, कॉर्स क्रॉप, क्रॉप ग्रोन इन द एरिड एरिया। नहीं, ऐसा नहीं है। आंसर क्या है आपका? कैश क्रॉप है, बहुत अच्छी क्रॉप है। कैश क्रॉप जो भी कह लीजिए आप जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए है, मार्केट में जाकर आप बेच रहे हैं, हाथों हाथ पैसा मिलेगा, ठीक है, अगर सिंपल भाषा में कहें तो टी है, कॉफ़ी है, इसको हम जनरली कैश क्रॉप्स में, और भी बहुत सारी क्रॉप्स हैं। तो ये जो है कैश क्रॉप है, इससे बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता था। आज के समय पर भी सरकार इसको प्रमोट करती है, उस समय पर भी सरकार जो है इसको प्रमोट करती थी। सो इन मुगल इंडिया कैश क्रॉप्स आर कॉल्ड जिनसे कामिल, ठीक है, जिनसे आला नहीं, जिनसे कामिल है। Which one among the following is not a function of Mir Bakshi, head of military department as well as nobility under Mughal rule? He made recommendations for the appointment mansabs to the emperor. वो recommendations बताता था, ठीक है, military rule है, army chief एक तरीके से। He collected reports of intelligence information and information agencies of the empire and presented them to the emperor at the court. He was responsible for all income and expenditure, held control over Khalisa, Jagir and Inam lands. He was responsible for the security of the foreign travelers on the highways to the empire. अच्छा, अब लॉजिकली सोचो
कि इन चारों ऑप्शंस में अगर आपको नहीं पता, मान लो पेपर में आपको एक इंटेलिजेंट गेस लगाना है तो कैसे लगाओगे? अब एक आर्मी चीफ का ये है, ठीक है, कि कौन कौन, मतलब ऐसे समझो कि आर्मी चीफ बता रहा है कि हाँ कर्नल कौन कौन होगा, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, या किस तरीके से अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो उसके डिपार्टमेंट से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद है ही कलेक्टेड रिपोर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है, बिल्कुल, जैसे आज के समय पर हम डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस DGMI बोलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली मिलिट्री इंटेलिजेंस कलेक्ट करती है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हेल्ड कंट्रोल ओवर खालिसा, जागीर एंड इनाम लैंड्स, ठीक है, खालिसा लैंड थी जो कि डायरेक्टली राजा के या रॉयल हाउस होल्ड के कंट्रोल में थी, ठीक है, जागीर हो गया जो जागीर में दी जा रही है, ठीक है, जिसको आप मतलब जागीरदार के पास है, रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है। इनाम हो गया जो रिलीजियस पर्सन्स को दी जाती थी। अब ये वाला जो काम है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, ठीक है, ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को देखना, ठीक है, ये आर्मी चीफ का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ऑन द हाईवेज ऑफ द एम्पायर, बिल्कुल ये भी काम है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्सनल का। तो ये काम जो है नहीं होगा। तो लॉजिकली भी अगर आप ऑप्शंस को देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये काम किसका है? फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल फाइनेंस रेस्टेड विद द वजीर, ठीक है, तो ये उसके पास आता है। इब्न बतूता's work Rihla completed in 1355 is an autobiography, an account of Delhi Sultans from Aibak to Ghiyasuddin Tughlaq, religious text है, an account of trade with Morocco, ठीक है। तो ये आपका जो बुक है इब्न बतूता की रहला बुक है। अब इसके बारे में ना आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ नहीं मिलती है, मल्टीपल आंसर्स, 2 आंसर्स में कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा स्टार मार्क कर रहा हूँ। ऑटोबायोग्राफी नहीं है, रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं है, इन 2 ऑप्शंस में आपका ऑप्शन है कि अकाउंट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स फ्रॉम दिल्ली। देखो ये व्यक्ति पूरा घूम फिर के इब्न बतूता मतलब वेस्ट एशिया, इंडिया, चाइना भी जाता है, फिर वापस जब ये मोरक्को जाता है अपने देश, वहाँ पर ये अपने जो भी ट्रेवल एक्सपीरियंसेस है उसको लिखता है। अब जो है उसमें ये भी बात की गई है अकाउंट ऑफ दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है, उसमें बाकायदा यहाँ तक बताता है कि मैं सिंध से चला, ठीक है, सिंध से दिल्ली तक पहुँचने में मेरे को कितने दिन लगे, ठीक है, बहुत डिटेल में चीज़ों को लिखा गया है। इन अकाउंट ऑफ ट्रेड विद मोरक्को, ठीक है, ये भी चीज़ जो है उसमें बताई गई है। तो अगर आप ज़्यादा इसका देखोगे तो ज़्यादातर आपको आंसर जो है इसमें डी मिलता है, ठीक है। तो हम वी विल गो विद दिस, बट मैंने आपको स्टार मार्क इसका आंसर लगा दिया है, ठीक है जी। ओके, सॉरी, बिटवीन 1309 एंड 1311, अब ये आपका दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन हो गया वैसे, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कंप्लीट कर रहे हैं। मलिक काफूर लेड 2 कैंपेन्स इन साउथ इंडिया, द सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीडिशंस। अगर आपको याद हो कि रामेश्वरम तक जाकर जो है विक्ट्री पिलर गाड़ के आया था मलिक काफूर, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। सो दे रिफ्लेक्टेड हाई डिग्री ऑफ बोल्डनेस एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर ऑन द पार्ट ऑफ दिल्ली रूलर्स। द इन्वेडर्स रिटर्न टू दिल्ली विद अनटोल्ड वेल्थ, येस दैट इज ट्रू, बहुत सारा पैसा लेकर आए। दे प्रोवाइडेड फ्रेश जोग्राफिकल नॉलेज, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई नई नॉलेज मिली, सिंपली ये था कि पता है कि हाँ एक पेनिनसुला है और यहाँ पर ये एम्पायर है, बट मिलिट्री स्ट्रेंथ उतनी नहीं थी, या फिर कह लो कि सदर्न इंडियन एम्पायर्स इतने वीक नहीं थे कभी भी कि नॉर्थ इंडियन एम्पायर सीधा जो है नीचे तमिलनाडु तक पहुँच जाए, रामेश्वरम तक पहुँच जाए, ठीक है। तो कोई फ्रेश जोग्राफिकल नॉलेज नहीं मिलती है। अलाउद्दीन प्रमोटेड मलिक काफूर टू द रैंक ऑफ मलिक नायब और वाइस रीजेंट ऑफ द एम्पायर, यस, ठीक है। कहीं ना कहीं मलिक काफूर के साथ ये भी हुआ, ही वॉज अ स्लेव, ही वॉज प्रमोटेड टू दैट रैंक बिकॉज ऑफ हिज अचीवमेंट्स, और उसने अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुछ समय जो है पावर भी अपने पास रखने की कोशिश करी। अब देखो आपका थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो ये गलत हो गया, ठीक है जी, ऑल ऑफ द अबव ये गलत हो गया, और ठीक है। अब आपका ऑप्शन 2 एंड 4 सही है। पहला देख लो, दे रिफ्लेक्टेड अ हाई डिग्री ऑफ बोल्डनेस एंड स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, यस, ठीक है, ये भी आपका सही है, क्योंकि ये सीधा सीधा दिल्ली रूलर्स के बिहाफ पर बहुत बोल्डनेस शो करता है, क्योंकि अगर आप हारे तो बहुत बेइज्जती भी होगी, बहुत नुकसान भी होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका बी, ठीक है, आंसर क्या हो गया? बी। मनसबदारी सिस्टम की बात करें, वॉज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इट्स एफिशिएंट फंक्शनिंग डिपेंडेड अपॉन। अब मनसबदारी की एफिशिएंट फंक्शनिंग, अब ये लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, अच्छे क्वेश्चन हैं ये। द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग द टाइटल ऑफ मनसबदार टू मिलिट्री पर्सनल ओनली,
क्या ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल को दिए जाते थे मनसबदार? अभी हमने डिस्कस किया था मुकर्रब खान के बारे में, जहांगीर जो कि फिजिशियन था उसको भी मनसबदारी दी गई थी। ठीक, गलत हो गया। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द दाग ब्रांडिंग सिस्टम, मैंने आपको बताया था घोड़ों पर जो है मोहर लगाई जा रही है, क्योंकि बहुत सारे क्या करते थे कि एक्चुअल में उतने घोड़े रख ही नहीं रहे, उसको मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। जब इंस्पेक्शन होते थे साथ वाले से लिए घोड़े दिखा दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, जो है बाकायदा स्टैंप लगने लग गई, दाग सिस्टम। ओके, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द जागीरदारी सिस्टम, ठीक है जी हाँ। सो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जो है टाइटल, ये सिर्फ मिलिट्री पर्सनल को नहीं है, ये मतलब डिपेंड करता है। आपको लगता है ये बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति है, ये हमारे एम्पायर को बढ़ाने में कामयाब होगा, तो उसको आप मनसबदारी दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सही है, ये सही है। आंसर क्या हो गया आपका? सी हो गया, ठीक है। आंसर हो गया आपका सी, ठीक है। तो प्रॉपर जागीरदारी सिस्टम क्या है कि आपने जागीर दी, वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, फोर्स मेंटेन करेगा, ठीक है, आपको पैसा देगा, तो वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जागीरदारी सिस्टम का फंक्शन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंस्टिट्यूट अ पार्ट ऑफ द आर्मी रिफॉर्म्स ऑफ शेरशाह, ठीक है। आर्मी जो रिफॉर्म्स है शेरशाह के, सो कीपिंग अ लार्ज आर्मी एट द सेंटर, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी, कैश पेमेंट टू सोल्जर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ब्रांडिंग हॉर्सेस। कौन सा प्रैक्टिस जो है शेरशाह के रिफॉर्म्स में नहीं आता है, ठीक है। तो अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ स्विफ्टली मूविंग आर्टिलरी ऐसा कुछ था, या फिर कैश पेमेंट टू सोल्जर्स, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिलरी, आर्टिलरी मतलब तोप खाने, बहुत जो है इस तरीके की कोशिश नहीं की गई है शेरशाह के द्वारा। डिड नॉट इंट्रोड्यूस स्विफ्टली, ये करता है हुमायूं, ठीक है। मतलब बाबर, उसके बाद मुगल्स में आपको जनरली ये देखने को मिलता है। मिलिट्री रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू सेव द कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेजन्स, ठीक है। ही बिगेन टू पे सोल्जर्स या सैलरी इन कैश, मेंटेन देयर रिस्पेक्टिव रोल्स, एंड जो है दाग सिस्टम जो है वो भी कंटिन्यू किया जाता है। बैटल ऑफ खनवा वाज फॉट बिटवीन, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ठीक है। खाना खाकर, पानी पीकर, ठीक है, चांदनी चली, घाघरा पहनकर, कुछ इस तरीके की ट्रिक, इफ यू रिमेंबर। ओके, सो हुमायूं एंड मोहम्मद लोदी, बाबर एंड इब्राहिम लोदी, बिल्कुल नहीं, बाबर एंड राणा सांगा, और हुमायूं एंड शेर खां। अब आपको अगर अभी हमने वो चार्ट देखा, एक क्वेश्चन देखा, तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन रिपीट होते हैं? येस, यू कैन सी योरसेल्फ, ठीक है, क्वेश्चन हैज रिपीटेड। अब ऑब्वियसली वर्बेटिम नहीं रिपीट होगा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड रिपीट नहीं होगा, बट द कंसेप्ट हैज बीन रिपीटेड। सो आंसर क्या हो गया आपका? सी, ठीक है। आंसर इज सी, बैटल ऑफ खनवा बाबर एंड राणा सांगा के बीच में, ठीक है, बाबर एंड राणा सांगा के बीच में, ठीक है जी। तो ये पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। ओके, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स बिल्ड द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ठीक है जी। कौन सी जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स बिल्ड द जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली? जामा मस्जिद किसने बनवाई? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। अब देखो, जामा मस्जिद बिल्डिंग्स किसने बनवाई है इनिशियली, ठीक है, बिल्डिंग्स किसने बनवाई हैं, क्या कलर था, अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो उससे आप आंसर एटलीस्ट एक कैलकुलेटेड गेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका आंसर है शाहजहां, ठीक है। स्पेसिफिकली हमने डिस्कस किया, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन जो है शाहजहां के द्वारा करवाई गई है। सो अंडर द रीन ऑफ शाहजहां द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क रीच्ड इट्स पिनेकल। मोती मस्जिद इन आगरा, ठीक है जी, मेटिकुलसली क्राफ्टेड। जामा मस्जिद इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड विद रेड सैंडस्टोन। जामा मस्जिद बोस्ट लॉफ्टी गेट्स, ग्रेसफुल minarettes, ठीक है। तो ये जो है अकबर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जामा मस्जिद इन फतेहपुर सीकरी। तो जामा मस्जिद पहले फतेहपुर सीकरी में बनवाई गई, दिल्ली में किसने? शाहजहां ने काफ़ी बाद में बनवाई। लीजिए, ठीक है जी। और क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत जगह से कंपाइल किया गया है, ठीक है। ये आप मान के चलो कि CDS के, CAPF के 15 साल के क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है रिलेटेड टू द मुगल्स, ठीक है। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग्स रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द अकबर्स रीन। मैंने आपको एक स्पेसिफिकली बताया था कि जहांगीर, अकबर के बाद जहांगीर के समय पर हमें जो पेंटिंग्स, हमने वो भी देखा, जहांगीर जो है पेंटिंग बनवा रहा है, जो सफाविद के शाह के साथ, ठीक है, कोर्ट की पेंटिंग, बहुत सारी पेंटिंग जो है बनवाई गई। सो इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ एम्परर फॉर्म द डोमिनेंट थीम ड्यूरिंग द जहांगीर्स रीन,
ठीक है। तो एम्परर की लाइफ से रिलेटेड जो है बहुत सारी तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं, ये सही है। अब पूछा क्या है, इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा गूगली है, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है तो ओनली वन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ओनली वन इनकरेक्ट। जहांगीर के समय पर कह लीजिए वो पीक पे पहुंचता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर। 1560s में अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा। अब देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन सीधा नहीं पूछा, एग्जैक्ट ईयर नहीं पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है 1560s में उसने फोर्ट ऑफ आगरा बनवाया, ठीक है। तो अभी मोटा मोटा अगर आप देखेंगे 1556 का पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जो है जब अकबर पावर में आता है, ठीक है। अगर आपको मोटा मोटा भी याद है तो ठीक है, काम चल जाएगा उससे। एंड 1570s में डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सीकरी। अभी देखो इनिशियली क्या होगा, फोर्ट ऑफ आगरा बनवाएगा, फिर इनिशियली उसके बाद क्या हो सोचेगा कि ठीक है एक नई कैपिटल बनवाई जाए। पहले दिल्ली के आसपास नई कैपिटल्स बनवाई जाती थी, ठीक है, तुगलकाबाद, जहाँ पना, ठीक है। बट अब क्या किया जा रहा है, आगरा में ही एक पर्टिकुलर जगह फतेहपुर सीकरी नई कैपिटल बनवाई गई। ऑल्सो कमीशन द वाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती। यस, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत कह लीजिए बहुत आर्डेंट फॉलोअर था अकबर, ठीक है, सलीम चिश्ती का, सूफी सेंट। और उसके बाद जो है 1585 में अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा। जी नहीं, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जब नॉर्थ वेस्ट को प्रोटेक्ट करना था। यहां तो कंसोलिडेट कर लिया पावर, नॉर्थ वेस्ट से हमला जो है लगातार एक बना हुआ है कि वहां से हमला हो सकता है, तो ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करता है लाहौर में, ठीक है, लाहौर में शिफ्ट करता है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। फिर 1590s में, लेट 90s में जाकर फिर वापस आगरा में आता है। तो 13 साल जो है कैपिटल, मतलब ऐसे मान लो कि 13 साल कैपिटल जो है लाहौर में रहती है, ठीक है जी। सो 1895 द कैपिटल वाज ट्रांसफर टू लाहौर, नॉट आगरा, ठीक है जी, क्योंकि कहां पर रहना है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पास रहना है, क्योंकि उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। सॉरी। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बैटल फॉट बाय द बाबर इज इनकरेक्टली मैच्ड, ठीक है, इनकरेक्टली मैच्ड। सो 26, 27, 29, 30। पानी पीकर, खाना खाकर, चांदनी चली, घाघरा पहनकर। तो ये पहले था, ठीक है जी, और वो उसके बाद में था। तो बैटल ऑफ चंदेरी, तो पानीपत 26, खानवा। अगर आपको वो सीक्वेंस भी याद है, ठीक है, पानी पीकर, खाना खाकर, चांदनी चली, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, तो चांदनी ये इससे पहले है, बैटल ऑफ घाघरा से पहले, ठीक है। तो ये आपका यहां पर 1528, तो आंसर क्या हो गया, डी, ठीक है, मतलब गलत पूछा है तो आंसर हो गया डी, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है जी। तो यहां पर आप देख सकते हैं बाबर और मेदिनी राय, ठीक है, बुंदेलखंड वाले रीजन में, ठीक है। सो बैटल ऑफ पानीपत, खानवा, ठीक है, देन बाबर एंड अफगान्स, तो जो बिहार और बंगाल वाला रीजन है। तो ये मतलब ये शो करता है कि कैसे सिस्टमेटिकली एरिया को कैप्चर किया गया है। इक्ता वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत एंड मनसबदारी सिस्टम वॉज प्रेवलेंट ड्यूरिंग द रूल्स ऑफ मुगल्स। अब देखो इस तरीके से क्वेश्चन भी, दिल्ली सल्तनत का भी क्वेश्चन कह सकते हैं, मुगल्स का भी कह सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्ता सिस्टम इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड मनसबदारी सिस्टम वॉज अ पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ अकबर, ठीक है जी। बोथ इक्तादार्स एंड मनसबदार्स वर पेड इन टर्म्स ऑफ लैंड असाइनमेंट्स ओनली, ठीक है। मनसबदारी में जाट और सवार, ठीक है, जाट में क्या था, रैंक भी था, सैलरी भी था कि पर्टिकुलर कितनी सैलरी है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, सिर्फ लैंड असाइनमेंट्स नहीं थी, ठीक है। तो 3 अगर गलत है, ये गलत, ये गलत, ऑप्शन 1 बचा, ठीक है। तो ये सही है, ये भी सही है, ठीक है। अगर मान लो आपको सेकंड स्टेटमेंट नहीं याद आ रहा कि यार इल्तुतमिश था या अकबर था, ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट समझ आया है तो आप जो है इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। 2 क्वेश्चन आपके सही हैं, आंसर क्या हो गया आपका ए। नेक्स्ट आपका, ठीक है जी, ये आंसर हो गया इनकरेक्ट। सो जाट वॉज अ रैंक कॉन्फर्ड बाय द किंग ऑन द मनसबदार, यस, ठीक है, इट वॉज अ रैंक। सवार वॉज अ काउंट ऑफ द हॉर्समैन दैट वर टू बी मेंटेन्ड, यस, ठीक है, दोनों सही हैं। जाट जो है वॉज अ रैंक कॉन्फर्ड बाय द किंग ऑन द मनसबदार, ठीक है। सवार क्या है, काउंट ऑफ हॉर्समैन, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इनकरेक्ट पूछा है तो क्या हो जाएगा, नीदर 1 नॉट 2, ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो कोई भी गलत नहीं है, नीदर 1 नॉट 2, इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूरोपियन
ट्रेवलर्स थॉमस रो विजिटेड द जहांगीर कोट। अगेन क्वेश्चन रिपीटेशन, ठीक है, थॉमस रो को ही सूरत में फैक्ट्री बनाने का। पीटर मुंडी वॉज अ ब्रिटिश मर्चेंट हु पेड अ विजिट टू शाहजहां ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। ठीक है, तो पीटर मुंडी जो है शाहजहां के समय पर आता है, बिल्कुल ठीक है ये। सो आंसर क्या हो गया आपका सी। अगेन ये फॉरेन ट्रेवलर्स वाले चैप्टर में से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में से भी। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइज ऑफ सिखिज्म। सो सोशल इनइक्वालिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इवल्स ऑफ द सोसाइटी लेड टू द राइज ऑफ सिखिज्म। यस, दो वैसे इसको हम अलग से भक्ति और सूफी मूवमेंट में भी पढ़ेंगे, बट एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सामाजिक, इसीलिए लंगर प्रथा शुरू की गई, सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, कोई भेदभाव नहीं है। गुरु नानक जी वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर, ठीक है जी नहीं, अकबर काफ़ी बाद में आया है। गुरु नानक जी वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ बाबर, ठीक है, बाबर। मोटा मोटा आइडिया रखना है कि किस समय कालखंड की बात हो रही है, ठीक है, तो कि किस पीरियड में थे गुरु नानक देव जी। सो इट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बाबर, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमले हो रहे थे और वो चीज़ जो है लिखी भी गई हम अपनी रचनाओं में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो जो है आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, ठीक है, 2 ओनली। ओके, नेक्स्ट आपका दारा शिकोह फाइनली लॉस्ट द वॉर ऑफ सक्सेशन टू औरंगजेब इन द बैटल ऑफ धर्मत, समूगढ़, देहराय, खनुआ, ठीक है। कहाँ पर जो है औरंगजेब के साथ दारा शिकोह की लड़ाई होती है और फाइनली दारा शिकोह हारता है, दैट इज द बैटल ऑफ समूगढ़, ठीक है, बैटल ऑफ समूगढ़। सो दिस गवर्नर ऑफ काबुल, ठीक है, ऑथर ऑफ मजमा उल बहरैन, बैटल ऑफ समूगढ़ होती है दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में और फाइनली औरंगजेब जीतता है, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ये पूरी कहानी इसमें दी हुई है। ओके, नेक्स्ट आपका कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस रिलेटिंग टू द रीन ऑफ मुगल एम्परर अकबर। अकबर ने स्ट्रेंथन किया अपने कंट्रोल को ऑन द नोबिलिटी एंड आर्मी बाय इंट्रोड्यूसिंग द मनसबदारी सिस्टम। अंडर द मनसबदारी सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइन्ड अ रैंक मनसब। द रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू 3, जाट, सवार और चेहरा। चेहरे का कोई कंसेप्ट नहीं था, देखो छोटा सा एक ऐसे ट्विस्ट ऐड कर दिया। चेहरा वो हो सकता है आपको लगे पेपर में कि हाँ जाट सवार चेहरा भी होगा, नहीं जी ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। सो इट वाज जाट एंड सवार। सो ये गलत हो गया, करेक्ट पूछा है, ये आपका गलत हो गया। सो ही स्ट्रेंथन्ड हिज कंट्रोल ओवर नोबिलिटी, सही है। और अंडर, क्योंकि सारा का सारा मनसबदार कौन अपॉइंट कर रहा है, खुद मुगल एम्परर। हाँ, उसको रिकमेंडेशन दे सकता है, ठीक है, मीर बख्शी रिकमेंडेशन दे सकता है, बट अपॉइंट फाइनल अथॉरिटी किसकी है, राजा की। तो कंट्रोल है पूरा का पूरा, और ये हेरिडिटरी नहीं है, ठीक है, ये खास पॉइंट। अंडर द मनसबदारी सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड रैंक मनसब, दोनों सही हैं। आंसर क्या हो गया आपका सी। ओके, सो जाट सवार ये हमने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी लैंड है, पोलाज, परौती, चाचर, बंजर। देखो अब बंजर को सबसे देख लो पहले तो, ठीक है, सबसे पहले बंजर को देख लो, अनकल्टिवेटेड फॉर 5 years और मोर, ठीक है। तो ये तो पहले तो डी का वन है, तो ये क्रॉस हो गया, ठीक है। चाचर 4, मैंने आपको बताया था 4, ठीक है। सो लैंड फैलो फॉर 3 to 4 years, तो ये क्या हो गया 2, मतलब 4 इन द सेंस वो वाला 4 नहीं, ठीक है, 2। तो 2-1, तो यहाँ पर 2-1 ऑप्शन में एक ही बच रहा है, ये देखो आंसर बी हो गया। वैसे चलो इसका अब देख भी लेते हैं। पोलाज बहुत अच्छी ज़मीन है, सबसे अच्छी ज़मीन। सो एनुअली कल्टिवेटेड फॉर ईच क्रॉप सक्सेशन, नेवर अलाउड टू लाइफ फॉलो, यस, ठीक है। परौती कौन सी है, आपका लेफ्ट फॉर कल्टिवेशन फॉर टाइम दैट इट मे रिकवर इट स्ट्रेंथ, ठीक है जी, 3, ठीक है जी। सबसे बढ़िया पोलाज है, फिर परौती है जो 2 साल में एक बार, फिर 3 से 4 साल में चाचर, और जो आपकी बंजर होगी 5 साल में, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया 4, 3, 2, 1, आंसर हो गया आपका बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अकबर एंड बादशाहनामा वर द इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेटेड मुगल ऑफिशियल हिस्ट्रीज। अकबरनामा, बादशाहनामा बहुत डिटेल में आपको इन बुक से पता लगता है कि मुगल क्या था, कैसा शासन था, सारी चीज़ें मिलती हैं। अकबरनामा वॉज रिटन बाय अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाहनामा वॉज ऑथर्ड बाय अबुल फजल। अब लॉजिकली पेपर में अगर मान लो कंफ्यूजन होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, अब सोचो कि अबुल फजल जो है किसके समय पर था, अकबर के समय पर, अबुल फजल बिन मुबारक, ठीक है। थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया है कि प्राइम मिनिस्टर था तो उसने अकबर के बारे में लिखा होगा, ठीक है जी।
तो ये उल्टा है, अब्दुल हामिद लाहौरी ने बादशाहनामा और ये अकबरनामा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। सो अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच थर्ड बुक इज द आईने अकबरी, ठीक है, लॉजिकल है। और ये आपका अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया सही, ठीक है। 2 ये वाले सेकंड ऑप्शन गलत है, तो ये दोनों गलत हो गई, बचा 1 और 3, 1 सही है, ठीक है, और 3 भी सही है, तो आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है, आंसर हो गया आपका बी, ठीक है जी। सो जो बादशाहनामा है किसके बारे में है, शाहजहां के बारे में है। Abul Hasan was one of the most eminent painters of Jahangir scene and he painted the well-known Mughal Darbar scene describing। अब देखो सेम क्वेश्चन एक बार में क्या पूछा कि ये पेंटिंग जहांगीर की बनाई गई है, ये फलानी पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई है, 4 पेंटर्स के नाम दे दिए, जिसमें आंसर हमने देखा था अबुल हसन आज की सेशन में। अब इसमें क्या किया, अबुल हसन एक बहुत फेमस पेंटिंग बनाई है, क्या चीज़ शो कर रही है, जहांगीर सक्सेशन टू द थ्रोन, द अराइवल ऑफ द तानसेन, जहांगीर्स इंटरेक्शन विद द पीपल, द अराइवल ऑफ द मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस। इसमें वो सफाविद वाला नहीं है, ठीक है, सफाविद वाला नहीं है। सो इट इज़ द जहांगीर्स असेशन टू द थ्रोन, ठीक है, अराइवल ऑफ तानसेन, अराइवल ऑफ मुगल कोर्ट हिस्टोरियंस, सो असेशन ऑफ द थ्रोन को शो किया गया है, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सीन है उसको डिस्क्राइब किया गया है। Who among the following was not a painter in the Mughal period? मीर सैयद अली, अब्दुल सामद, बिशनदास, बाज बहादुर, ठीक है। कौन सा जो है पेंटर नहीं है मुगल पीरियड के समय पे, तो आंसर क्या हो गया आपका इसमें, बाज बहादुर। अकबर्स आर्मी लेड बाय आदम खान बाज बहादुर, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया भी था, बाज बहादुर ने अटैक किया, ठीक है, मालवा पे, और जो है बाज बहादुर, ठीक है। सो अकबर्स आर्मी लेड बाय आदम खान बाज बहादुर एंड पीर मोहम्मद खान अटैक मालवा, ठीक है, डिफीटेड बाज बहादुर। एंड वन ऑफ द रीजन फॉर आदम खान अटैक सीम्स टू बी लस्ट फॉर रानी रूपमती पॉइजन हरसेल्फ, ठीक है, ये कहानी मैंने आपको बताई थी इसमें, ठीक है। ओके, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल रूल इन इंडिया, इट स्ट्रेंथन्ड द अर्बनाइजेशन, नई अर्बन सिटीज़ बननी शुरू हुई, नए शहर बनने शुरू हुए, ठीक है, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ये नए शहर, लखनऊ इवेंचुअली। स्ट्रेंथन्ड इंटर अर्बन कॉन्टैक्ट इन राइपेरियन नॉर्थ इंडिया, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट बढ़ने लगा आपस में शहरों का। इंक्रीज्ड इंडियाज सी ट्रेड, ठीक है। अब इसको लेकर थोड़ा सा वो है, 1-2 बुक्स में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक जगह लिखा है कि हाँ अरब के साथ जो है सी ट्रेड भी बढ़ता है, क्योंकि गुजरात कंट्रोल में आता है, ठीक है, गुजरात कंट्रोल में आता है, इसीलिए बुलंद दरवाज़ा बनवाया था अकबर ने। तो अकबर जब गुजरात का कह लीजिए कोस्ट आता है, तो सी ट्रेड भी बढ़ता है, ठीक है। डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करने में रिस्क कम हो गया, ठीक है, रिस्क बना हुआ है, लुटेरे आ रहे हैं, लूट के लेके जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ मुगलों ने भी फेस करी, ठीक है। उन्होंने लिखा भी है कि जो है बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, आते हैं और जो है लूट के लिए, और इतने डेंस जंगल हैं उसमें जाना बहुत मुश्किल है, ठीक है, फौज के लिए भी, ठीक है। सो दिस इज ठीक है, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज रॉन्ग। सो आंसर क्या हो गया आपका ए, ठीक है। अगेन एनसीईआरटी का अगर आप देखेंगे क्वेश्चन है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। नेक्स्ट है आपका अकबर्स इबादत खाना वॉज द प्लेस वेयर मिलिट्री स्ट्रेटजी वॉज डिसाइडेड, इंटरफेथ डिबेट्स डिस्कशंस वर हेल्ड, अकबर्स प्रीच्ड हिज प्रिंसिपल्स ऑफ सुलह कुल, फाइन आर्ट्स वर प्रैक्टिस्ड। अब इबादत खाना, इबादत का मतलब ही होता है जो है इबादत करना, ठीक है, पूजा करना, ठीक है। सो इंटरफेथ डिबेट्स जो हैं यहाँ पर की जाती थी, सारे रिलीजियस स्कॉलर्स आते थे, ठीक है, और जिसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ अकबर का, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका बी। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अहादीज इन द मुगल पीरियड इज नॉट ट्रू। मैंने आपको अहादीज के बारे में क्या बताया था, दीज आर द प्रेजेंट डे काइंड ऑफ एसपीजी, ठीक है, जो प्रोटेक्शन कर रही है, ठीक है, मुगल रूलर की। सो दे आर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, दे वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी, सो दे वर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार्स, देयर सैलरी वॉज एट पार विद द मनसबदार्स। मैंने आपको बताया था कि इनकी सैलरी, जैसे एसपीजी की सैलरी भी आज के समय पर क्या है, ज़्यादा रहती है, नॉर्मल उसी रैंक में अगर आप ट्रूप को देखोगे तो वहाँ पर सैलरी आपको ज़्यादा मिलेगी। तो ये क्या है, देयर सैलरी इज एट नॉट करेक्ट पूछा है। सो दे वर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, ठीक है, सही है।
दे वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी, तो आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर डी। विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहां रीन, शाहजहां रीन को लेकर क्या चीज़ एट्रीब्यूट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो मोती मस्जिद, किला कोहना मस्जिद, जामा मस्जिद, रंग महल। अब देखो शाहजहां के रीन में हमने डिस्कस किया जामा मस्जिद बनी है, ठीक है। किला कोहना मस्जिद, किला कोहना मस्जिद किसके समय पर थी? शेरशाह सूरी के समय पर। पर्सनल मस्जिद जहाँ पर कोटियर्स और जो खुद शेरशाह सूरी है वो फ्राइडे प्रेयर्स, जुमे की नमाज जो है अदा करते थे, तो आंसर क्या है? किला कोहना मस्जिद, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? बी, शेरशाह कंस्ट्रक्टेड दिस पर्टिकुलर मस्जिद। ये हमने डिस्कस भी मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? हुमायूं इन्वेंटेड द ताज़े इज्जत, ठीक है। हुमायूं ने वो हेड गियर डेवलप किया, इट वॉज अ हेड गियर कंपोज्ड ऑफ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ, ठीक है जी। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। एक जो है ताज़े इज्जत जो है उसको नाम दिया गया, ये आप देख सकते हैं, ये हेड गियर जो है ये बनवाया गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुलह कुल, इट मीन्स एब्सोल्यूट पीस, इसका मतलब होता है एब्सोल्यूट पीस। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन इन स्कूल्स ऑफ थॉट। द आइडिया ऑफ सुलह कुल, द आइडियल वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू द स्टेट पॉलिसीज। यस, ठीक है, अकबर की पॉलिसी थी और इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की गई है कि सब अपनी बात रखें, ठीक है। एब्सोल्यूट पीस की बात की गई है, तो आंसर क्या हो गया आपका? बी, ठीक है जी, आंसर हो गया आपका बी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ द मुगल किंग इज नॉट करेक्ट? तो टैक्स ऑन पिलग्रिमेज वाज अबॉलिश्ड इन 1563, ठीक है, एंड जजिया टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट वाज अबॉलिश्ड इन 1564, ठीक है। अकबर इशूज इंस्ट्रक्शन टू हिज ऑफिसर्स टू फॉलो द पॉलिसी रिलीजियस टू रिलीजियस टॉलरेंस, यस, ठीक है। नॉट ऑल मुगल एम्परर्स गिव ग्रांट फॉर द बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब ऐसा हो सकता है एक देश जिसमें बहुत ज़्यादा रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लोगों का, कि मतलब कोई ऐसा मुगल एम्परर हो सकता है, मतलब जो 20, 30, 40 साल रहे हैं, कि उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप, अब देखो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप लिखा है, कोई भी स्पेसिफिक धर्म को लेकर नहीं लिखा है, जनरल लिखा है। ऑब्वियसली इतने बड़े एरिया में जब आप रह रहे हैं तो वहाँ पर डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट ऑल द रिलीजियस पॉलिसीज, इवन औरंगजेब के केस में भी आपको देखने को मिलता है कि पैसा दिया गया है मंदिरों को बनवाने के लिए, रेनोवेशन के लिए, ठीक है। किसी पर्टिकुलर अगर रिलीजियस पॉलिसी आपको मिलती है तो उसके पीछे एक मतलब पर्टिकुलर मंदिर हो सकता है, बट इट इज़ नॉट कि जनरल पॉलिसी है वो पूरी पूरी, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है, गलत, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे में आपको इस तरीके के साक्ष्य मिलते हैं। ग्रांट्स वर इशूड फॉर द रिपेयर ऑफ नंबर ऑफ टेम्पल्स इन द रीज ऑफ शाहजहां एंड औरंगजेब। आप ये वाला स्टेटमेंट हो सकता है आपको लगे कि नहीं नहीं, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि औरंगजेब ने पैसा दिया हो, ठीक है, आफ्टर दे हैड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द वॉर, ठीक है, दिया जाता था। 80 मतलब मेजॉरिटी पॉपुलेशन, बहुत बड़ा चंग पॉपुलेशन हिंदूज़ की है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप जो है उस तरीके का काम करें। हाँ, वो एक स्ट्रेटेजिक हो सकता है कि सर्टन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करना या उसको चेंज करना, उसके करेक्टर को चेंज करना। नेक्स्ट है आपका अंडर द अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वॉज एस्टेब्लिश्ड ओवर द लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू अवध, ठीक है, अवध। तो अकबर के समय पर सिस्टम ऑफ जब्त जो है एस्टेब्लिश किया जाता है। In the 17th century, North India, the system of जब्त lost much ground to the system of कनकुट। So बंदोबस्त और जब्त सिस्टम 10 साल का एवरेज, ठीक है जी बिल्कुल ठीक, ठीक है, पंजाब से अवध तक, ठीक है, टोडरमल, राजा टोडरमल। 17th सेंचुरी में द सिस्टम जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू द कनकुट, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कनकुट सिस्टम नहीं था, रादर काफ़ी अच्छा सिस्टम था जब्त और बंदोबस्त जो काफ़ी समय तक चला। सो करेक्ट पूछा है, सो आंसर क्या हो गया आपका? वन ओनली, ठीक है जी, इसके बारे में हमने चर्चा की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिशियन सर्व्ड एट द कोर्ट्स ऑफ राजा मानसिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात? बाईजू बावरा, तानसेन, लाल कालवंत और रंग खान कालवंत, ठीक है। तो इसके बारे में हमने चर्चा की थी कि राजा मानसिंह और बहादुर शाह ऑफ गुजरात में बाईजू बावरा, ठीक है, बाईजू जो नाम है वो है बैजनाथ मिश्रा, ठीक है, बैजनाथ मिश्रा, ठीक है जी। सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं,
ठीक है, हमने थ्योरी को भी समझा, कंसेप्ट्स को भी समझा और साथ साथ में हमने जो है क्वेश्चंस को भी देखा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।